बताओ भाई, मतलब सबसे दूर से कौन आया है? सभी कोई है जो बुलंदशहर से दूर से आए हो? कहाँ से आए हो बताओ? बैठ के बता दो, बैठ के कहाँ से? अरे जगह तो होगी कोई 50 किलोमीटर दूर। नरोरा लगभग 90-100 किलोमीटर होगा यहाँ से, है ना? अच्छा एक बात बताओ, खाकी बैच के कितने स्टूडेंट है? हाथ उठाओ। अब वो हाथ उठाओ जो खाकी बैच के स्टूडेंट नहीं है, जिनके पास खाकी बैच है ही नहीं। अरे यार तुमने दोनों पे हाथ उठा लिया है, पीछे वाइट शर्ट। अच्छा टेलीग्राम ग्रुप में हो तुम लेखपाल के में? हैं? दिग्विजय सर ने फोटो भेजे, उसमें देखे? तो ग्रुप में क्या देखने के लिए जुड़े हुए हो फिर? ग्रुप में कुछ और भी आता है? इसलिए मारे हुए कि बैच ले लिया इन्होंने, रोजगार लग गया था, अच्छा इसलिए मारे हुए ये नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? बैच? इन्होंने बैच नहीं लिया होगा इसलिए मारे हुए। अच्छा नहीं, बैच उन्होंने लिया है, कह रहे टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव नहीं है अभी। उसमें बच्चों की सही इशू सबका ये था कि जी जो ग्रामीण परिवेश है और ग्रामीण परिवेश में क्वेश्चन नहीं आए, हम तो लूट लिए। ये कह रहे कि मैथ और हिंदी में कहाँ दम था, हमें तो हाँ यही था कि मैथ और हमें तो ग्रामीण परिवेश ने लूटा, मैथ और हिंदी में कहाँ दम था। तो दिग्विजय सर ने टेलीग्राम ग्रुप में वो फोटो भेजे कि भाई मेरी क्लास से पढ़ाए हुए ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए। इसका एक ही प्रूफ बनता है कि व्यक्ति के पीछे खड़े हुए बोर्ड पर तुम्हें दिखे ये जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है ये उन्होंने करवाया है। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि उन्होंने लगभग मेरे हिसाब से 17-18 वो भेजे थे, है ना क्वेश्चन? 17-18 क्वेश्चन उन्होंने भेजे। तो 18 तो सही है ना? 18 तो 18 का कितना रेशियो बना? 18 तो है भी नहीं बच्चों के, किसके हैं 18? मैक्सिमम स्कोर है ग्रामीण परिवेश में। तो मारे कहाँ गए हो तुम? तो फतेह करके आए हो फिर। टोटल ओवरऑल स्कोर कितना बन रहा है? बैठ के बात करो। कैटेगरी ओबीसी। तो 18 ग्रामीण परिवेश में करते, तुम तो कहीं और के मारे हुए हो यार, सच बताओ। मारे हुए कहाँ के हो वो सच बताओ। अच्छा हाँ। ये मान के चलो कि भाई 20 नंबर कम के लिए मेहनत की होगी तुमने, 20 भी बढ़ते। ऐसा तो है नहीं कि बच्चे 85 नहीं करके आए होंगे, करके आए होंगे ना। एक ही किताब है, जैसा आप 11वीं 12वीं में पढ़े तो आपने एक चीज़ देखी होगी, कंपटीशन में तो ऐसा हो जाता है कि भाई स्तर व्यापक है, बड़ा स्तर है, पता नहीं है कि कहाँ से प्रश्न बनेगा और पढ़ने की सीमा भी नहीं है। लेकिन जब आप 11वीं 12वीं में पढ़े होगे तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि एक फिक्स सिलेबस है कि हमें इसमें से पढ़ के परीक्षा देनी है। तो आपने देखा वो सेम सिलेबस पढ़ते हुए भी बच्चे उसी क्लास में कोई टॉप भी करेगा, उसी सिलेबस से बच्चा कोई बोर्ड भी टॉप करता है और उसी सिलेबस को पढ़ के बच्चे फेल भी होते हैं। होता है ऐसा नहीं या नहीं होता? तो सारी चीज़ें निर्भर करती है तुम पे, तुम कैसे अपना अध्ययन करते हो। सामग्री सबके पास लगभग बराबर है, हर प्लेटफॉर्म के पास लगभग बराबर है, सब लोग बराबर एफर्ट लगा रहे हैं। बात यह है कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो उसके साथ, समझ रहे हो ना। और जब आप बहुत मेहनत नहीं करते तो ये चीज़ें लौट के भी किसके पास आएंगी? तुम्हारे ही पास आनी है। इसका जो जितना भी प्रभाव पड़ेगा आगे आने का वो तुम्हारी ज़िंदगी पे पड़ेगा। जैसे कहानी है, महाभारत सुना है सबने? महाभारत नाम तो सब नहीं सुना होगा। युद्ध देखने में मज़ा नहीं आता उसमें? मैं कहा भाई भीम मारेगा। तो महाभारत का किस्सा मतलब कि जब महाभारत खत्म होगी, महाभारत खत्म होने के बाद में एक ऋषि है मृदंग ऋषि। तो मृदंग ऋषि घूमते हुए जा रहे थे, रास्ते में भगवान श्री कृष्ण मिले। तो उन्होंने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि तुम्हारे रिश्तेदार कैसे हैं? रिश्तेदार कौन थे उनके? पांडव, कौरव भी थे, सब चाचा ताऊ के थे। बहस थोड़ी है, तुम्हारी रिश्तेदारी एक घर में है तो दूसरे में नहीं है। पांडव भी रिश्तेदार थे और कौरव भी रिश्तेदार थे।
तो उन्होंने पूछा भाई तुम्हारे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई कौरव जो है वो युद्ध में मारे गए, कौरव युद्ध में। उसने कहा यार तुम्हारे होते हुए युद्ध हो गया, भाई तुम भगवान हो, तुम्हारी क्या भूमिका है, फिर तुमने मर जाने दिया उन्हें, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। गुस्से में क्या बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि भाई तुम भगवान होते हुए तुमने ऐसा युद्ध हो जाने दिया। कृष्ण जी ने कहा यार थोड़ी देर रुक तो सही, अपनी अपनी। उन्होंने मतलब सारी लीला दिखाई कि भाई ऐसे ऐसे था, युद्ध के कारण ये थे, और इसमें जो है कौरवों की एक जिद थी। तो तुम समझ रहे किसी एक सत्य की पहचान पाया और एकदम से क्या दिया, श्राप दे दिया। तो जो सत्य था उससे क्या थे, वो दूर थे। फोकस करना मेरी सारी बातों में एक बात है कि हम किससे दूर हैं, सत्य से दूर हैं। और मैं तुम्हें ये परिभाषा बताऊंगा इसकी कि तुम किस सत्य से दूर हो। तो इसी मृदंग किससे दूर है, सत्य से दूर। सच ये है जितनी भी मीडियम फैमिली, निम्न वर्गीय परिवार बोलो, मध्यम वर्गीय परिवार बोलो, जितने भी हैं, इसमें ये वास्तविकता है कि सिर्फ एक ही आदमी होता है जो कुछ बदलेगा, और जो आदमी कुछ बदल सकता है तो वो बदल सकता है। आपके पास सबसे अच्छा माध्यम है सरकारी नौकरी प्राप्त करना। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन शायद बहुत जटिल हो सकता है। आप कोई सोच रहे होंगे आप व्यापार के जरिए कुछ बदलोगे, तो उसके लिए धन चाहिए। सरकारी नौकरी एकमात्र विकल्प आपके सामने ऐसा है जिसके लिए तुम्हें धन की आवश्यकता नहीं है, और जिसके जरिए आप अपनी स्थिति को बिल्कुल बदल सकते हैं। तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि मैं बदल सकता हूं या नहीं बदल सकता हूं। अपने ऊपर विश्वास है कि बदल सकते हो, तो फिर यही बोलना कि भाई जो पुरानी तस्वीर है बदल जाएगी और मैं अपने कदम में बदलूंगा इसको, ठीक है ना। अभी कल ही परिवार 36 लाख का हुआ, और 36 लाख परिवार को ऊर्जान्वित करने का काम, जिसमें मैं भी एक हिस्सा हूं, जिसमें आप भी एक हिस्सा हो, जिसमें हमारे जितने भी गुरुजी बैठे हुए ये सब एक हिस्सा है। विराट माता ने कितने लोगों को मतलब एक बेहतर जिंदगी दे दी, और जिनकी वजह से शायद जिस राह पर एजोड का मार्गदर्शन है सबके लिए, जैसे कि सब चल रहे हैं, और जिस तरह की विश्वसनीयता और ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, और स्टाफ को प्रेरित करते हैं इसी चीज के लिए कि बच्चे भी ईमानदारी से मेहनत करें और हम भी ईमानदारी से मेहनत करें। जिसके लिए कहना है कि भाई शायद हम सरकारी नौकरी दे देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं, बच्चा मेहनती और मिल जाए और हम पर विश्वास कर ले, इधर उधर भटके ना, जो हम कह रहे हैं उसको फॉलो करें, सरकारी नौकरी मिलना बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने हमेशा से सोचा कि हम सरकारी नौकरी के साथ साथ में सभ्य समाज का निर्माण करेंगे, कि हमारे बच्चे हमारे घर के सदस्य हैं। ये सब ये जब कहीं ड्यूटी पर जाएंगे तो इनके अंदर वो झलक होगी कि ये हाँ ये किसी प्लेटफॉर्म के बच्चे, ये सिर्फ कलेक्टिव डे पुलिस की नौकरी करने वाले बच्चे नहीं है, ये उस सभ्य समाज का हिस्सा है जो प्रदेश को या देश को एक नई दिशा देगा, और ये लोगों को और ज्यादा ऊर्जान्वित करेंगे। तो ये सब संभव हो पाया सिर्फ एक एकल सोच की वजह से, एक व्यक्ति की सोच से। सब लोगों ने इसमें बाद में काम किया, आप लोग इसमें बाद में जुड़े, हम लोग इसमें बाद में जुड़े, और ये एकल सोच है श्रीमान अंकित भाटी जी की। रहा संघर्ष की जो चलता है, संसार वही बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो बच्चों देखिए बुलंदशहर बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। रिजल्ट में ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये अव्वल रहा है हमेशा, तो इसके लिए मैं आपके इस डिस्ट्रिक्ट को बधाई देता हूं। मैं भी
2002 से पहले, 2002 ही होगा, हाँ, उससे पहले हम लोग भी इसी डिस्ट्रिक्ट में आते थे, बाद में गौतम बुद्ध नगर बन गया। ठीक है, हम भी आप ही के डिस्ट्रिक्ट यानी बुलंदशहर के ही रहने वाले हैं, ऐसा कह सकते हो। तो अपना शहर है बुलंदशहर, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े तो बस शहर में ही सिकंदराबाद या बुलंदशहर ही जानते थे, इसके अलावा कोई शहर में रहता ही है ना। तो सब बिल्कुल ऐसे टच हैं कि ऐसे मान के चलिए कि जैसे मतलब हम अपने आसपास घूम रहे हैं, तो आप हम में से, हम आप में से हैं। तो आज जो भी आपके क्वेश्चंस हो, जैसे भी जो भी कुछ पूछना चाहते हो, आपके सामने हाजिर हैं। कुछ भी जो मन करे आप पूछ सकते हो, क्योंकि हम लोग कैमरे में बंद हो जाते हैं, अंदर एक स्टूडियो में रहते हैं, क्लास लेते रहते हैं, हमें नहीं पता बच्चा कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, किस मन से देख रहा है, कितना प्यार दे रहा है, कितना मिल रहा है, नहीं पता होता। सिर्फ उसमें देख के बच्चों की संख्या खुश होते रहते हैं टीचर, और पढ़ाते रहते हैं बेचारे। ऑफलाइन में तो एक बार को बच्चों की शक्ल दिख गई, बच्चा आके 2 बात कर लिया, टीचर ने 2-4 उससे बात कर ली, तो वो एक अलग लाइफ है, उसका एक रोमांच अलग रहता है। लेकिन ये जब से हम ऑनलाइन आए हैं और सिर्फ ऑफलाइन बच्चों से टच ही खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं उस टच को हम मिस करते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है। बस इतना पता होता है कि बच्चों को बेस्ट देना है, बच्चों अपने तारीफ करेंगे, जब भी उनका सिलेक्शन होगा तो अपने आप क्रेडिट देते चले जाते हैं, उससे हमें खुशी मिलती चली जाती है। बाकी बाहर की दुनिया क्या चल रही है हमें वास्तव में ही बहुत ज़्यादा नहीं पता होता, क्योंकि हम अपने उन्हीं कैमरों में कैद रह जाते हैं। ठीक है, पर मेहनत ऐसी करते हैं कि भाई बच्चों का सिलेक्शन हो किसी भी तरीके से। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट हम लोग हमेशा करते हैं बच्चों से, और आपसे भी करूँगा कि देखिए, अगर आप यहाँ अपना टाइम दे रहे हैं कंपटीशन को, तो फिर टाइम दो, ऐसा दो मन से दो, वरना तो टाइम पास करना और टाइम देने में दोनों में फर्क है। ठीक है, वो पास मत करो, उसमें जान लगाओ। ठीक है, या तो दो ही मत, तो और कुछ देख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई से ही हम बहुत ज्यादा सफल होते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग आपने आसपास देखे होंगे जो अनपढ़ रह के भी ठीक ठाक कर रहे हैं अपना। ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी काम ठीक ठाक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ने के सफल होना मतलब सफल होने के लिए पढ़ना जरूरी है जिंदगी में सफल होने के लिए, पर सबसे आसान रास्ता यही है। बाकी जितने भी रास्ते हैं ना, सब बहुत मुश्किल है। इसमें आपको रेपुटेशन वगैरह सब कुछ मिलता है जो समाज से आपको चाहिए। क्या चाहिए एक समाज से, एक नॉर्मल इंसान को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, उसका परिवार सही चल जाए और समाज में उसकी थोड़ी सी इज्जत हो, जो कहीं जाए तो उसको कोई सम्मान से पानी पूछ ले कि जी ठीक है जी आओ जी बैठो, बस इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और वो चीज लेने के लिए सरकारी नौकरी इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है, और हजारों को मिल रही है, हर साल मिल रही है, हजारों को, लाखों को। तो ये जब हजारों लाखों में हमारा नंबर क्यों नहीं हो सकता, आपका क्यों नहीं हो सकता? और आप जो देखिए, अगर और दूसरी चीजों को लगाओ जो सफल होने के, बिजनेसमैन के लगाएं या किसी और चीज नेतागिरी के लगाएं, वो MLA बन जाएंगे, तो वहां चांस हो सकता है सैकड़ों हो, या मैं कहूँ 2.5 के आंकड़े में हो सफल होने के, यहाँ लाखों में। तो ये रास्ता बहुत आसान है। इसलिए हमारे परिवार में कोई ये नहीं कहता कि क्रिकेटर बन जाओ, नेता बनो, कोई नहीं कहता। वो कहता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो, उसमें वो बहुत खुश है, क्योंकि वहां उन्हें भी दिख रहा है कि सफलता का परसेंटेज रेशियो बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको ये पता ही है कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है और मैं उसी की तैयारी में लगा हूं, तो ये जो इस टाइम का जो एज है ना बच्चों, इसमें आप जिस तरफ ध्यान लगा दो, जितना ताकत लगा दो, इतनी एनर्जी होती है इस एज में, इतनी एनर्जी होती है कि आपने अगर वो एकाग्रचित होकर ना एक साइड में लगा दी, कुछ भी अचीव कर लोगे, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पर वो मतलब इकट्ठी करके उसको एक जगह लगाना होता है बस। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि अपने मन को कितनी जल्दी आप एकाग्र कर सकते हो, कितनी जल्दी। तो अब बहुत सारे बच्चे, देखिए मैं हालांकि सेशन अभी तो नहीं करता, पर ऐसे YouTube पे सेशन लगाऊंगा आगे कभी, कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा ना मतलब मैं एकाग्र हो ही नहीं पाता, या मैं
मेरा ध्यान भटकता है, मैं पढ़ाई करता हूँ तो जीएस पढ़ता हूँ तो मन ही नहीं लगता, कुछ और सोच आने लगती है, या मैं कुछ और सोच रहा होता हूँ, फिर किताब पे बस बैठा हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो एकाग्रचित होने के लिए ना तो मतलब कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं कि आप अपने ध्यान को एकाग्रचित कर सको, कि कहीं और ध्यान भटके ही ना। जैसे एक एक्सरसाइज, 2-3 एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे बताई थी कि आप ऐसे बच्चों को बता सकते हो। जैसे आप मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपका पढ़ कर रहे हो, लेकिन वो याद नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब आपकी एकाग्रता में कमी है, वो आप नहीं दे पा रहे, तो वो कैसे करेंगे उसको बेस्ट? तो आप 15 दिन जो किताब की लाइन होती है ना बच्चों कि जैसे हम नॉर्मली हम अखबार कैसे पढ़ते हैं कि एक राजा था, उसकी 4 रानी थी, 5 बेटे थे, उस तरह से। तो आप जो थे से शुरुआत कर दो, थे, बेटे, 5, इस तरह से। तो आप एक पेज डेली रीड कर दो, राइट साइड से लेफ्ट साइड, जैसे उर्दू लिखी जाती है। तो आप जब ध्यान रखना, जब आप इसे पढ़ रहे होगे ना तो आपका ध्यान कहीं और नहीं होगा, सीधा दिमाग इसको पढ़ने पे जाएगा, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं पाओगे। अगर आपका ध्यान इधर उधर हुआ ना, आप उल्टी साइड से पढ़ ही नहीं सकते। तो एक एक्सरसाइज भी, इससे क्या होगा कि आपको ध्यान लगाना आ जाएगा, जो आप नहीं लगा पा रहे जीएस वगैरह में कहीं। ठीक है, अब आप एक फ्लो में कोई चीज लिखो, जैसे आप देखते हो मेरी एकाग्रचित मैं हूं या नहीं हूं, तो उन्होंने ये भी बताया कि भाई इसको देखने के लिए कि आप एकाग्र है या नहीं है, तो आप सिर्फ ये देख लेना बस कि वो अंकी बिंदी कैसी लगाता है। यानी कुछ भी हिंदी में लिखता है तो अंकी बिंदी उसकी एग्जैक्ट कभी ऊपर नहीं आती होगी, या तो इधर जाती होगी या इधर जाती, थोड़ी बहुत इधर उधर, जिसकी एग्जैक्ट आती होगी वही एकाग्र है, वो एकाग्रचित कर सकता है अपने मन को। अब बात तो सही है, अब आप देखना आपकी अंकी बिंदी किधर जाती है, और ये काम मैंने आपको दे दिया है, तो इसका मतलब आपके एकाग्रचित होने में कमी है, आपको उल्टी रीडिंग करनी चाहिए। ऐसे एक उन्होंने एक लड़की का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने बोला कि ये जो लड़की है ना, कि मतलब कोई गए वहां पे, एक सेशन ऐसे ही चल रहा था कि ये ना ध्यान लगा ही नहीं पाती किसी भी काम में, मतलब ये तो है कि पढ़ाई में नहीं, किसी भी काम में एकाग्रचित नहीं है, इसका ध्यान कहीं और चल रहा होता है। पानी की बाल्टी लेके जा रही है कहीं और, अब रोटी बनानी है जाके, अब रोटी बना रही है तो फिर कहीं और ध्यान, आज मेरी पढ़ाई छूट गई, वो किसी काम में भी मन नहीं लगा पा रही। तो उन्होंने एक चीज पूछी कि कभी इसने हील वाली सैंडल पहनी है? नहीं, एक बार दिलवाई थी पर इसने अगले दिन मना कर दिया, हील वाली सैंडल दिलवाओ, 3 इंची हील हो जिसमें कम। अब वो जब चलेगी ना तो ध्यान रखेगी हर कदम पे, तो वो हर कदम पे ध्यान रखेगी तो आपको पता ही है एकाग्रचित, वो चलने में भी एकाग्र रहेगी हमेशा। और आप इत्तेफाक मानिए 15 दिन बाद वो उस इंसान से मिले जिसने ये सलाह दी थी, वो 15 दिन बाद ये कह रही थी मेरे हर काम में मन लग रहा है, हर काम में। वो जिस काम को भी करती बड़ी एकाग्रचित होकर करती, उसका कहीं और ध्यान ही नहीं जा रहा। मतलब ये एक एक्सरसाइज उन्होंने बताई, तो सोच सकते हो आप ऐसी भी एक्सरसाइज हो सकती है ना, कितना इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। मतलब ये हमारे ध्यान को, दिमाग को एकाग्र करने के लिए है ये सारी चीजें, और मैं ऐसे सेशन लगवाऊंगा। ये तो मैंने आपको उनकी 3 बातें बताई हैं सर, ठीक है, तो ये चीजें करेंगे हम। हाँ, अच्छा, नवीन सर पूछ रहे हैं कि लड़के भी हील पहन सकते हैं क्या? तो वो और अच्छा रहेगा, है, देख लो एक आध बार ट्राई करके। अब एक कोई बुराई तो कभी होती ही नहीं, 2-4 लोग हंसेंगे, कोई बात नहीं, कल आपको फायदा हुआ तो हो सकता है वो भी ट्राई करें हंसने वाले, तो ये है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि भाई कोई चीज कहां से कैसे निकलेगी, थोड़ी सी चीज हो और उस पर हो सकता है हम थोड़ा ही भटक रहे हो, थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए और हो सकता है हम नौकरी ले जाए। अब हो सकता है इन 3 बातों में से आपके कुछ काम आ जाए, है ना। तो लड़कियों का अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप तो कर ही सकती हो,
तो पहले तो देखिए मैं आपको सबका थैंक यू मुझे करना चाहिए था, क्योंकि आप बारिश पड़ते हुए में भी आए हो, जो मैं अब लेट कर रहा हूँ, है ना। मतलब बच्चे तो बहुत है, मैं पॉइंट पर आ रहा था पर दूसरे पे भटक गया कि बहुत सारे बच्चे हैं, बुलंदशहर बहुत बड़ा है, लेकिन आप फिर भी, हमें उम्मीद थी कि आज 10-20 बच्चे आएंगे, कोई नहीं बात करके आ जाएंगे अच्छे से, फिर भी आप 100-150 बैठे हो, बड़ी बात है। ठीक है, तो आपके लिए एक तालियां हमारी टीम की तरफ से। तो अब बात यह है कि हम यहां बात करने आए हैं रोजगार पर, है ना। हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को जो आने वाली वैकेंसीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा जगा सके और उनके प्रति जागरूक कर सके कि ये आपके लिए कितनी जरूरी है। और ये सबको नहीं पता होता, मतलब बच्चा क्या होता है कि ये जो ये है ना, इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दो कोई आके, तो हम उस तरफ को मुड़ते चले जाते हैं, और फिर अगर वो डिस्ट्रैक्ट करने वाली जो चीज है ना, अगर उसमें इंटरेस्ट आ गया तो वापस पढ़ाई पे लौटने में बहुत टाइम लग जाएगा। हम मतलब जब तक अंदर से समझ विकसित नहीं होगी हम वापस आ ही नहीं सकते। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि आपको ना ध्यान को पकड़ के रखना है, और ये सिर्फ ऐसे हो सकता है कि आपके अंदर से मोटिवेशन आए। अगर आप नहीं लग पाए ना, मान लो आपको तैयारी करते करते 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और आप नहीं लगे, तो आपके भाई बहनों की हिम्मत पड़ जाएगी क्या तैयारी करने की? खुद बताओ। वो कहेंगे यार इसने 3 साल बिगाड़ दिए ना। मम्मी पापा की हिम्मत पड़ेगी उससे कहने के लिए कि भाई तू भी तैयारी कर, तो वो खुद ही कहेंगे यार इसने 3 साल इसने बिगाड़ लिए। पापा भी कहेंगे यार 3 साल मेरे पास नहीं है इसको भी बिगड़वाने के लिए अगले वाले को, और भाई भी कहेगा यार 3 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं, मैं तैयारी नहीं करूंगा, क्योंकि सफलता तो मिलती है नहीं। भाई को देख लिया मैंने, और उसका भाई ये बहाने बना के ये कह रहा होगा कि यार यूपीएसआई में इसलिए नहीं हुआ, धांधली हुई, यार लेखपाल में इसलिए नहीं हुआ, ग्रामीण परिवेश ऐसा आ गया, यार रेलवे में इसलिए नहीं होगा, वो पहले ही मन बना के बैठा हुआ, साइंस का बहाना लगा देंगे, साइंस उठ पटांग पूछ ली, न्यूमेरिकल पूछ ली, तो मतलब उनके पास में एक बहाना होगा हर टाइम। पर आप ये खुद सोच के देखो, क्या यूपीएसआई में पढ़ने वाले बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, या लेखपाल में जिन्होंने मेहनत की होगी वो सिलेक्ट नहीं होंगे? तो यार देखो धांधली मैंने मान लिया की हुई है, मैंने मान लिया, हम मान ही सकते हैं ना, हमने देखी है ना कुछ करी है, लेकिन हम मान सकते हैं दूसरे के कहने के अनुसार। और ठीक है यार 10% हुई है, 15 हुई है, आपके 19-20 हुई है, 20 मान लिया, तो आप 20 की तरफ क्यों भाग रहे हो, आप 80 की तरफ क्यों नहीं भागते? यार 80% तो मेहनत से जा रहा है ना, तो परसेंटेज देख के भागो, क्यों आप उस तरफ जा रहे हो जिधर बहुत कम चांस है? तो आप उस 80% में अपने आपको क्यों नहीं डालना चाहते? देखिए ऐसा नहीं सरकार आप नहीं लगोगे तो और लग जाएगा, भर्ती तो वो पूरी करेंगे, लेकिन आपके परिवार के लिए तो आप ही लगने चाहिए ना। ये तभी लग सकते हो बच्चों जब अपने अंदर से आएगा कि मुझे लगना है। एक टाइम हुआ करता है 2009, 10, 11 का, तो उस टाइम पे मास्टर ने कह दी जोर लगा के पढ़ भाई, ये कर वो कर, ऐसा हो जाएगा, पीट पाट के पढ़ा दे करे, घर वाले लड़ धमका के किताब पे बैठा देते थे, तो 4 घंटे बैठा, 2 घंटे भी पढ़ लिया, 2 घंटे कहीं मोबाइल देख रहा है या कुछ और कर रहा है, घर वालों को पता है टाइम खोटी कर रहा है, तो वो 4 घंटों में से अगर वो 2 घंटे भी पढ़ लेता था घर वालों के कहने से, तो सिलेक्शन हो जाता था। आज के टाइम में नहीं, ये लिटरली मैं सारी बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम भी देखा है मैंने, 9, 10, 11, 12 में जैसे बच्चे लगते थे, और अब का भी है। उस टाइम पे सोर्सेज भी नहीं थे, मैं ये नहीं कह सकता कि बच्चे कमजोर थे वो मजे आगे उनके लग गए, नहीं, सोर्सेज भी नहीं थे, कोचिंग हुआ करती थी दूर दूर, ऑनलाइन तो कुछ मतलब ही नहीं था, यूट्यूब को कोई जानता तक नहीं था, और वो उतने सोर्सेज में भी किताबों से अपने आप समझ के पढ़ रहे होते थे, कोई मॉक टेस्ट कोई सुविधा ही नहीं होती थी, कैसा पेपर आएगा पता ही नहीं होता था, वो एक अलग चैलेंज था। लेकिन उस टाइम पे बैठ के पढ़ लेते थे ध्यान से तो हो जाता था, लेकिन आज के टाइम में बहुत जान लगानी पड़ती है, क्योंकि हर बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चे के पास अच्छे से अच्छा टीचर है, और जो तुम्हारे पास टीचर है वो किसी और के पास नहीं है, सबके पास वही टीचर है, सब उससे पढ़ सकते हैं, तो फिर सिलेक्शन किसका होगा खुद बताओ? तो सिलेक्शन सिर्फ उसी का होगा जिसने वास्तव में अंदर से आई कि मुझे पढ़ना है,
मम्मी पापा के कहने से नहीं आया, टीचर के कहने से नहीं आया, सिर्फ खुद से आया। ये मैं लगूंगा ही तब जब मेरा हर चीज क्लियर हो जाए। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आपके अंदर ना वो अलग होनी चाहिए, उसके बिना सिलेक्शन होगा नहीं। अब ये आप मान लो कि भाई अगर मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड होके, डेडिकेशन बताता हूं आपको कैसा होता है। आप ये कहो कि डेडिकेशन क्या होता है, पता नहीं। मतलब जब आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप तो यहाँ दोस्त की शादी है, बड़ा जिगरी दोस्त है, उसकी शादी में चले गए, तो वहां भी आपको टेंशन हो रही है, मेरा पढ़ने का टाइम था और आज मेरे 2 घंटे यार खराब हो गए, यार 3 घंटे खराब हो गए। दोस्त के साथ फोटो तो खिंच गए और ये 3 घंटे खराब हो गए। आज जो मेकअप में मैंने आधा घंटा लगाया है ना, सहेली की शादी में जाने के लिए, तो ये भी मेरा मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। मतलब वो चेहरा कहीं ज्यादा अच्छा होगा बिना मेकअप का भी। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना और आप लोगों के बीच से निकलोगे तो आप अपने आप ही सुंदर दिखने लगोगे सबको। ये मेकअप की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं जाती, क्योंकि लोगों में मतलब अच्छा ही अपने आप दिख जाती है। देखो आप बुरे काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ते टाइम कितने भी शरारती थे, लेकिन अगर टाइम पे नौकरी लगे ना, लोग सिर्फ पॉजिटिव बोलेंगे आपके बारे में। बड़ा अच्छा लगा, कोई कहेगा नहीं यार तो बड़ा शरारती था, ये कैसे लग गया, नहीं, उसकी अच्छाइयां दिखेंगी यार, वो शरारती था और वो जरूर पढ़ता होगा, मेहनती तो जरूर था। ये तो हमने भी नोटिस किया, लोग ऐसे क्रेडिट लेने शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं देखता था यार वो तो गजब का ही था यार, उसका मास्टर उसकी तारीफ ही करता रहता था। और आप कितने भी होशियार रहे क्लास लेवल पे, खूब आज्ञाकारी रहे, राम राम जी 10 बार निकले कहीं से भी, और ये भी आया उसको भी राम राम, वो भी आया उसके पैर छू लिए, तो अगर आप नौकरी नहीं लग पाए ना, अरे यार सबके आ जा 10वीं 12वीं में, सबके 10वीं 12वीं में कोई चीज है, सबके आ जा। अब वो पता है पढ़ता पढ़ता नहीं था, मास्टर नकल करवा दी, सेल्फ सेंटर रहे ना उस टाइम पे, ये आ जाता है। आप पॉजिटिविटी अपने आप ढूंढ लेते हैं लोग आपके अंदर सेलेक्ट होते ही, और नेगेटिविटी अपने आप जन्म लेने लगेंगी। अगर आप 1 साल 2 साल में 3 साल में नहीं हुए ना, रिश्तेदार भी कहेंगे क्या कर रहा है, वह अब तो लग जाएगा कहीं या नहीं लगेगा। ये ऐसे ही इनके ऐसे ही दिन देखने पड़ेंगे तुम्हारे माँ बाप को, ये रिश्तेदार गिनवा रहे हैं आपको आपकी कंपनी। ये तो उनको मौका क्यों देना अगर आप लग रहे हो। और मैं आपको बता रहा हूँ, बताने ये भी आया हूँ कि 2022 चल रहा है, 2022 और 2022 में और 23 में इतने सारे मौके हैं ना, अगर आप मेहनत कर लो तो वास्तव में इतने मौके कभी मिलेंगे नहीं बाद में 2023 के बाद, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट को लग रहा है कि शायद अगली बार आएंगे नहीं आएंगे, छोड़ो ना, अब जो करना कर लिया। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है एक बार और आ जाएंगे, तो इसलिए यूपी गवर्नमेंट उसको आने के लिए 2022-23 में खूब जोर लगाएगी वैकेंसीज के लिए, यूपी गवर्नमेंट में। और सेंट्रल में भी मोदी जी ने बोल दिया कि 10 लाख का टारगेट पूरा करना है। ठीक है, तो अब 24 के बाद इलेक्शन बंद, 24 का सेंट्रल मान लो जो भी जीता, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट को लग रहा है कि 2024 ये अभी जीत लिया 22 का, अगला 27 में होना है, देखेंगे 25 के बाद 26 के बाद देखेंगे। तो आपके पास या तो 26 के बाद का टाइम हो या 26 के बाद तैयारी कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर तो रहो निसल के आराम से, निसल के जानो ना यार। मतलब इधर के होके भी हमारे यहाँ तो खूब ये वर्ड ठीक ठाक ही यूज होता है। मैं बताओ कोई जानता होगा? अरे सब जानो यार, आराम से रहो, रिलैक्स रहो, कोई दिक्कत नहीं। निसल के मतलब रिलैक्स है ना, तो वो एक देसी वर्ड है, हमारे यहाँ तो बड़े बूढ़े यही यूज करते हैं। तो चलो थोड़े और खड़ी हो गई है हमारी बोली, इधर को चलते हैं, थोड़ी सी और नमी सी आ जाती है बोली में। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि
अगर आपके पास टाइम हो 26-27 तक का वेट करने का कि योगी जी एक और भर्ती निकालेंगे तभी कर लेंगे यूपी पुलिस की, इसे छोड़ देते हैं। और अभी बहुत सारे के मन में ये भी आता है यूपी पुलिस सुन के सर वैकेंसी कब आएंगी, बहुत सारे के मन में हो सकता है ये सवाल, है ना। तो देखो आने तो थी 22 में ही, अब 22 में आएंगी या नहीं आएंगी इस पे अभी भी डाउट हो गया है। वो इसलिए योगी जी ने अल्टीमेटम दे दिया है, टारगेट दे दिया है कि दिसंबर 2023 तक इनको ट्रेनिंग करानी है और इनको भेजना है। अब बोर्ड पहले तो बहुत मेहनत कर रहा था, अब योगी जी का अचानक बयान आया यार अभी तो बहुत टाइम है, 1.5 साल है तो निकाल लेंगे आराम से। तो बाहर जो इंडियन लोग होते हैं ना प्रवृत्ति, और सरकारी हो तो बहुत ही ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है ना बहुत टाइम, तो वो उनको टाइम से नहीं करना कुछ भी काम, उनको करना एट ए टाइम कर लेंगे। वो कहेंगे यार हमने तो 49-5 हो सकता है 2 महीने में रिटर्न करा दिया वो निकाल के, तो टाइम तो बहुत है। तो अब वो उस तरह से वो भी निसड़ के होनी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के भर्ती उम्मीद तो है अभी भी कि इसी साल आएगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 1 साल आइडियल टाइम होता है किसी भी भर्ती को पूरा करने के, और बोर्ड की तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हैं। लेकिन अभी एक जल्दी में वो आया है, पहले तो ये बोल रहे थे बोर्ड वाले कि भाई हमने फाइनलाइज कर लिया है कंपनी को, पर अभी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था 3-4 दिन पहले, तो उनमें उन्होंने लिखा है कि अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। तो यानी अब ये थोड़ा सा और रिलैक्स मोड पे आ गए हैं, और हो सकता है कि ये दिसंबर तक भी टाइम ले जाए। तो देखिए वैसे तो ये बोला जाता है कि जिस चीज का फॉर्म आ गया या फॉर्म आना निश्चित है डेट, और जिसका एग्जाम डेट निश्चित है, तो आपको तैयारी उसकी करनी चाहिए। ग्रुप डी है सामने, एग्जाम डेट है, सब कुछ छोड़ के लग जाए, ठीक है। तो बेस्ट तो वही होता है, क्योंकि बाकी का कुछ नहीं पता होता। आप वो नहीं निकालेंगे तो आप उन पर केस करने नहीं जा रहे, और केस करके कुछ होगा भी, ये भी पता है सरकार को। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको ग्रुप डी करना है, या आपको यूपी पुलिस करना है, पैट करना है, एसएससी जीडी करना है, कुछ भी करना है, आप मैथ, रीजनिंग, जीके, यही 4 चीज तो पढ़नी है ना हर जगह। तो आप क्यों एग्जाम को मुंह देख के पढ़ रहे हो? आप सीधा ये पढ़ो ना, मुझे मैथ्स पढ़ना है, मुझे मैथ्स सीखना है, मुझे रीजनिंग सीखनी है, मेरा टारगेट इतने दिन में रीजनिंग सीखने का है, मुझे इतने दिन में जीएस पढ़नी है अच्छे से। तो उस तरीके से अगर आप मेहनत करोगे तो आपको कभी भर्ती का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हो सकता है आप एचसीएम के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हो और आपका सीजीएल निकल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि मैंने तो सीजीएल की तैयारी नहीं करी कि मेरा कैसा निकल जाएगा, नहीं, आपने मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश पढ़े इसलिए निकल जाए, और वो बहुत अच्छे से पढ़े। सब चीजें सिलेक्शन होना ना होना सिर्फ अच्छे से पढ़ने पे डिपेंड करती हैं, बाकी सब बेकार है, बेकार की बातें हैं, मोटिवेशन वगैरह ये सब। अच्छे से जिसने पढ़ लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छे से पढ़ने का मतलब है रेगुलर पढ़ना। आपके आसपास से बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे, आपके आसपास, सबके आसपास से। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो ऐसा ना जानता हो कि मेरे आसपास से एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं है, जी मैं जानता ही नहीं एक को भी जो सेलेक्ट हुआ हो। आपके यार दोस्त भी रहे होंगे करीबी, तो आप उनमें एक बात नोटिस कर लेना कभी भी, उनने जो पढ़ाई करी है ना वो बड़ी रेगुलर की होगी। वो ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिए 2 महीने पढ़ लिए, 2 महीने का रेस्ट ले लेते, 1-8 महीने ऐसे ही पढ़ लेंगे, लिया दिया था फिर पढ़ लेंगे एग्जाम आएगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता। जो रेगुलर पढ़ा है ना, सिलेक्शन लिया ही उसने। अब बात आप पर डिपेंड करती है कि आपको रेगुलर वाली बात कितनी समझ में आती है। ये बहुत आसान है बोलना भी और सुनना भी, लेकिन इसको अप्लाई करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि आपको सारे काम साइड करने पड़ेंगे, सब कुछ जो भी आपका कितना भी प्रायोरिटी का काम है वो सब साइड करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाई प्रायोरिटी है मेरी, वो करना पड़ेगा। अगर वो है तो सिलेक्शन बहुत ज्यादा दूर नहीं है आपसे। आपके 6 घंटे पढ़ाई के कुछ भी हो मुझे निकालने हैं, कुछ भी क्यों ना हो जाए, शादी किसी की भी हो,
कोई दिक्कत नहीं, मेरी होगी तो मुझे जाना पड़ेगा, बाकी किसी और की में काम चल जाएगा मेरा बिना। ऐसा है या नहीं है? या वो दोस्त कहे ना तू नहीं आ रहा यार, मैं नहीं कर रहा, छोड़, ऐसा हो सकता है कभी? नहीं। दोस्ती तो वहां देखी जाती है। अगर वो घोड़ी पे से उतर के खड़ा हो जा, यार वो नहीं आ रहा मेरा दोस्त, मैं नहीं कर रहा, शादी वादी मना कर दो। या दोस्ती निभाने पाते हो, किसी शादी में जाना जरूरी है, मेरा तो एक ही जिगरी है, और दोनों दोस्त तैयारी करो और उसका सिलेक्शन हो जाए और वो ज्वाइनिंग लेटर लेके कहे मैं नहीं जा रहा, फाड़ दिया तेरे सामने, जा तो लगेगा साथ जाएंगे लोग, तो दोस्ती। वरना ठोकर मार दो हर चीज को, हर चीज को। सिर्फ पढ़ाई है अपनी दोस्ती, किताबों से कर लो जो भी करना, ठीक है? अगर वो दोस्त बन गई ना किताब में, फिर आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी जितने भी दोस्त बनेंगे ना, हर कोई बाधा ही डालेंगे आपके सिलेक्शन, किताबों के अलावा। अब ये देख लें, सारा कुछ आप ही पे डिपेंड करता है। तो कुछ लाइब्रेरी से भी आए होंगे लोग, अलग अलग लाइब्रेरी में यूज कर रहे हो या नहीं, पहले तो ये बताइए। बहुत सारी बातें हो गई, अब आपके क्वेश्चंस हम लोगों को लेने है ना, तो बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही होंगी। वैसे तो मैंने कॉमन जवाब दे दिया है ज्यादातर मन के मन में जो चलता है, पर फिर भी बहुत सारी चीजें आपके मन में और भी चल रही होंगी। तो आज खुल के क्वेश्चन पूछिएगा, जो भी आपको पूछना है, जिस भी टीचर से पूछना है, सारे आपके सामने, और सब बड़ी खुशी होगी सबको आपके जवाब देने की। अब आवाज आ रही है क्या पीछे सबको? प्रॉपर आ रही है? नहीं बताओ, कोई दिक्कत आ रही है ना? खूब बढ़िया। मतलब हाँ कर रहे हैं, नहीं ये समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रही? मतलब अगर नहीं आ रही हो तो न्यू कर दो, और आ रही हो तो न्यू कर दो। नहीं आ रही, ठीक है, अब आ रही समझ में। तो हापुड़ के अलावा अलीगढ़ हाथरस से भी हैं कुछ बच्चे। अच्छा, यहीं रह रहे हो या वहीं से आए हो? वहीं से, बाइक से हो भी? बस से? यार बारिश में पड़ते हुए ना आ गए तुम लोग, कमाल कर दिया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलंदशहर में। अच्छा, नहीं हमारा तो एक कभी डिस्ट्रिक्ट रहा है, नवीन का तो आज भी यही डिस्ट्रिक्ट है। आपके राहुल सर, इनका भी यही डिस्ट्रिक्ट है, और काउंट कहनी ना है। संदीप सर खुर्जा से बिलोंग करते हैं, वहां की लैंग्वेज। और कौन? हाँ, अंकित चौधरी सर। तो हमारी तो पूरी टीम ही यहाँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, अब मैं शकल देख के गिन रहा हूँ बुलंदशहर के लिए। बहुत सारे लोग हैं। तो अगर बुलंदशहर ने हमारा साथ छोड़ दिया तो समझ लो RWA खत्म, तो ये लगा लो। तो सब बहुत बड़ा रोल है भाई RWA का। और मैंने पता है, जब कुछ टीचर शुरू में हमें छोड़ के चले गए, दूर दूर के थे, तो मैंने पास से पकड़ना इसलिए शुरू किया था कि घर से पकड़ के ले आएंगे, है ना। तो इसलिए ये सारे टीचर अब पास के ही हैं। अब ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबके घर तक के संबंध बना दिए सबसे, है ना। तो अब वो वाली बात अब RWA में आपको मिलती नहीं है और मिलेगी भी नहीं, ऐसी उम्मीद है हमें कि भाई RWA ना टूटे, इसका भरसक प्रयास हमारा रहता ही है। क्योंकि हम टूटते हैं तो बच्चे पहले टूट जाते हैं, मतलब बच्चे अंदर से टूटते हैं, है ना। और वो हम उनको क्या प्रेरणा दे पाएंगे जब हम में खुद में यूनिटी नहीं होगी? तो ये सीधी सी बात है। तो हम इस पर मतलब थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, क्योंकि बच्चों के आदर्श हैं आप लोग।
ऐसा नहीं है, बच्चे आपको देख करके बहुत कुछ सीखते हैं, और अगर आप इस तरह से करेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे, वो कभी यूनिटी में नहीं रह पाएंगे आगे भी। तो इस चीज़ से जैसे मैं कहूँ कि थोड़े से बच्चे जिसको फॉलो करते हैं ना, उसकी बहुत सारी चीज़ें मानने लगते हैं, अपनी लाइफ में उतारने लगते हैं। जैसे मैं कहूँगा शशांक सिंह राजपूत जी थे हीरो, तो उन्होंने सुसाइड किया था, तो बहुत सारे बच्चे या युवा अवस्था में उसके बाद से सुसाइड केस सुनने में आते हैं कि यार जब ये इतना बड़ा आदमी गा लिया तो हम तो क्या है। तो मतलब उस तरह की सोच बन जाती है बच्चों की। बच्चे सफल होना ना होना, देखिए कहीं भी जो है सीधी सी बात ये डिपेंड करती है कि आपने जो मेहनत की है ना, वो आपको हो सकता है परीक्षा में असफल करा दे, कई बार हो जाता है, किस्मत साथ नहीं रही, लेकिन आप जिंदगी में असफल नहीं हो सकते अगर आपने मेहनत की है, क्योंकि आपको मेहनत करना आ गया है। आप कुछ भी करेंगे वहां मेहनत करना सीख गए हैं, अब आप वहां मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर वहां भी कुछ ना कुछ अच्छा ही करोगे आप। इवन एक छोटी सी दुकान भी खोल ली ना, क्योंकि आपने मेहनत की थी, वो मेहनत मुझे पढ़ाई में करनी आ गई, तो निश्चित तौर पर उस काम में भी मैं बहुत मन से करूंगा, बहुत मेहनत से करूंगा, क्योंकि मेहनत मुझे आती है, तो वो भी आपकी सफल ही होगी। ये 100% है। और आप यहाँ बिना मेहनत के असफल हो गए और टूट गए, क्योंकि मेहनत भी नहीं की, अपनी कमी नहीं पहचानी कि मैंने मेहनत ही नहीं की थी, मेहनत नहीं की फिर भी टूट गए, तो फिर आप कहीं और भी सफल नहीं होंगे। आप मेहनत करके असफल हो जाओ, आप जिंदगी में सफल हो जाओ, ये बहुत बड़ी बात है अगर आप इसको सीख लो। तो मेहनत करने की आदत तो जरूर डालो, कुछ भी काम करो मेहनत से करो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूं कि भाई कोई भी काम है बिना मेहनत के आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ। आपके जितने भी साथी सरकारी नौकर बने हैं उनमें कुछ ना कुछ खास बात थी, और सबसे खास बात, सबसे कॉमन बात सब में एक ही मिलती है, वो ये मिलती है कि सब एकाग्रचित होकर बहुत मेहनत करते थे, लगातार मेहनत करते थे, इसलिए वो सफल हुए। और जब आपको पता ही है कि इसलिए हुए, तो वो चीज़ आप क्यों नहीं उतार देते अपने अंदर, क्योंकि वो काम तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई अगर आज आप 5 से 7 घंटे नहीं पढ़ोगे तो कल को हो सकता है कोई आपसे 12 घंटे मजदूरी करवाए, है कि नहीं है। कंपनी में भी मजदूरी है, अगर आपको कोई नौकरी देगा तो ये मान के चलना, कोई आपको ये नहीं देगा कि रीजनिंग के नोट्स तैयार कर दो, तो वो मजदूरी है। और मजदूरी वो नहीं होती, वो ही होती है जब आप दूसरा का कोई कह रहा है कि ये कर वो कर, वो सब मजदूरी है। और कंपनी में तो यही कहेगा आपसे कोई ना कोई, तो वो मजदूरी है। चलो कंपनी भी कितनों को खेपेंगी, ज़्यादा को तो वो भी नहीं खेप पाएंगी, बाकी तो बहुत काम होते हैं, सब मजदूरी है। तो आप ये सोच के देखो कि अगर मैं 5 से 7 घंटे दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ना, पता है इस बात का आपको, क्योंकि एक ही जगह बैठ के किताब ही लेनी होती है हाथ में, और जिसने उसमें मन लगा लिया वो सफल हो गया, और जिसका नहीं लगा, टाइम फोड़ता रहा, वो असफल हो गया। बस यही फर्क है। सबसे आसान काम पढ़ना, सबसे मुश्किल काम मजदूरी करना, सबसे मुश्किल। बुरा काम नहीं है पर मुश्किल है, बुरा नहीं है पर फिर भी कोई भी परिवार ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरा बेटी मजदूर बने, मजदूरी करे। जो जाने बताओ। देख रहा है विनोद, कितने बच्चे जान गए हैं तुझे। बुलंदशहर में भी फेमस हो रहा है विनोद। है कोई विनोद नाम का लड़का? नहीं। ये बात पक्की है कि अगर कोई विनोद होगा तो अब हाथ नहीं खड़ा करेगा। हाँ, लड़कियों का नाम तो होता नहीं विनोद। चलो इनमें तो शक करना बेकार है। फिर क्या होगा?
अच्छा, गोल्डी वाला हमने नहीं सुना अभी। अच्छा यार, इन्होंने बना दिया, ठीक है। तो बता देंगे रोज जिस बात पे हंस रहे हो हम भी हंस लेकर तो चलो, तो अभी किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो दिमाग में जो हमसे पूछना चाहता हो तो शिवम भाई के पास माइक है, तो प्लीज पूछिए। हाथ खड़ा कर दीजिए, जहां भी हैं हाथ खड़ा कर दीजिए। पहला वाला बच्चा ही देर से पूछता है, बस फिर लाइन लग जाएगी, मुझे पता है। हेलो, हाँ जी बिल्कुल, हेलो, बताइए। सर इंग्लिश कमजोर है, मैं सीपीओ की तैयारी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करूँ? मेरे पास एसएससी जीडी का भी ऑप्शन है और सीपीओ का भी। हाँ। इस बार लेको मैं भर के तैयारी करूँ सीपीओ की। सर इंग्लिश के लिए कुछ बता दो क्या? देखिए, आपकी एज क्या है अभी? ये सर 22 साल। 22 साल। जनरल, ओबीसी का? ओबीसी। ओबीसी। मैं ये कहूँगा, मैं एक सही गाइड करूँगा आपको कि फिलहाल सामने आपके एसएससी जीडी है, जो इस एज के बाद हो सकता है, फिर उसमें बहुत जल्दी ओवर एज हो जाओ, ठीक है। हालांकि अभी आपके पास एज बहुत है, पर उन वैकेंसीज पे पहले फोकस कर लो जिनको बहुत आसान है लेना। और जो एसएससी जीडी में आपने रिटन क्लियर कर लिया, मान लो मार्च में आपने बहुत अच्छा एग्जाम दिया, उसके बाद से इंग्लिश पढ़ने पे लग जाना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा मेरा जीडी में हो जाएगा। क्योंकि नौकरी लेना जरूरी है आज के टाइम में, ये नहीं कौन सी मिल रही है फिलहाल, ठीक है। तो फिर इंग्लिश के पीछे पड़े रहना। तो जो जीडी में आप कांस्टेबल गए हो ना, उन्हीं का ही आप ऐसा ही बनते हो, सीपीओ के थ्रू, उसी भर्तियों का, ठीक है। बहुत आराम से हो जाएगी इंग्लिश, बस एक किताब के पीछे पड़ जाना, कोई सी भी खरीद लेना जो अच्छी हो मार्केट में, जिसका नाम, ठीक है। मैं हमेशा नीतू सिंह मैम की हिंदी भाषी बच्चों को प्रीफर करता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम बनवा लो तो वो कर, ठीक है। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मतलब हम उसमें जाते हैं परीक्षा में, ठीक है। जब मैं परीक्षा में, अगर मेरी लेखपाल की परीक्षा हुई तो मैंने उसमें कुछ क्वेश्चन जो मुझे आते थे वो भी मुझसे गलत हो गए। उसमें मेरे 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते हुए भी मुझे गलत हो गए। प्रैक्टिस सेट कितने किए हैं आपने? प्रैक्टिस सेट से ज्यादा नहीं किए थे, कम ही किए थे। यही कम? बीएड का वो था ना, वजह आपको पता चल गई है, सभी को भी पता चल गया। प्रैक्टिस सेट जितने ज्यादा करोगे, उसमें हर सेट में ये ढूंढना है कि मेरा आता हुआ कितने गलत हुए हैं, और अगले टेस्ट में वही सुधार करना है। तो सबसे बाद में लगा कि वो मतलब मुझे 100% श्योर था, बस उसमें ऑप्शन भरने में ही गलती होगी सर। हाँ, तो अगर आपका ऑफलाइन पेपर है तो फिर उसमें भी यही करो कि एक आंसर शीट बना लो 100 नंबर की, और उसमें भरने की भी प्रैक्टिस करो साथ साथ, मॉक टेस्ट के साथ, आपका सुधार हो जाएगा बहुत जल्द। और हमेशा हमें एक ही बात कहते हैं एग्जाम से पहले, अपना 100% दे के आओ। 100% का मतलब बच्चे पता नहीं क्या समझते हैं। 100% का मतलब यही होता है कि जो आता है ना उसको गलत नहीं करना, बस वही 100% है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। चलिए बताइए अगला कोई क्वेश्चन। मैं सारे प्रैक्टिकल जवाब दूंगा जो आप कर सकते हो। सर नमस्ते। नमस्ते। इसके बाद लड़कियों का कोई क्वेश्चन हो तो बताना, क्योंकि चलता रहना चाहिए तालमेल। जी। मेरा क्वेश्चन ये सर, मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, बट सर मॉक टेस्ट लगाने में डर लगता है। हाँ, नहीं ये जायज क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का है कि कहीं कम आ जाएंगे तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, है ना, यही डर है। या कुछ और है कि रीजनिंग थप्पड़ मार देगी निकल के? नहीं सर, मॉक टेस्ट तो मैं लगाता ही नहीं हूँ, वीकली का आपके टेस्ट को मैं मन नहीं करता। अच्छा, सब डर लगता है मेरे को। बिल्कुल। और देखिए सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड में ये बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपका जवाब दे देता हूँ। है कोई ऐसा जो पहले डरता था पर अब बहुत अच्छा हो गया? तो सिर्फ एक ही तरीका, अब आपने भी हाथ खड़ा किया है, तो इसमें कैसे वो किया आपने, वो आपने किया होगा उसको ज्यादा टाइम देके बाकी विषयों से। आपने मान लो डर लग रहा है तो 1 घंटा पढ़ा, फिर उसको 2 घंटे, फिर 3 घंटे पे ले आए। जिस विषय को ज्यादा टाइम देना शुरू कर दो वो आपका फेवरेट बन जाएगा एक दिन, 100% है ये बात, इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। और फेवरेट तब लगता है हमें जब वो दूसरा मेरे बराबर का, जो मुझे मेरी बराबर जानता था, वो 50 में से 40 करके आया और मैं 42 करके आया, वो फेवरेट लगता है। फिर अगर मैं 42 भी करके आया और मेरे पास वाला 45 करके आया ना, फिर मेरा फेवरेट नहीं लगेगा मेरा विषय। तो आपका जीएस भी फेवरेट तभी बनता है, क्योंकि जीएस में कभी पूरा तो कोई करता नहीं,
तो जीएस में यह है कि मैं अपने पास वाले से ज्यादा कर आया जो मुझसे ज्यादा जीएस जानता है, आपका जीएस फेवरेट हो जाएगा। और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आप उस विषय को बहुत ज्यादा टाइम दो। तो आपका क्वेश्चन ये है कि मॉक टेस्ट में अगर डर लगता है तो आप हर हफ्ते का, हर दिन का मॉक टेस्ट ही लगाओ। चाहे आपका जो सब्जेक्ट क्या है स्ट्रांग, आपने बोला मैथ्स है, रीजनिंग है, ये तो स्ट्रांग है, तो आप मैथ्स रीजनिंग ही लगा के मॉक टेस्ट लगा दो। मैथ्स का अलग लगाओ, रीजनिंग का अलग लगाओ। पहले इनसे डर खत्म होगा, फिर वहां अपने आप स्कोर होना शुरू हो जाएगा, डर खत्म। ठीक है, चलिए बैठिए और बताइए। हाँ जी, सभी टीचर्स को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरा नाम फिरोज है, जी। महापुर जिले से आया हूँ। हापुड़ जिले से हैं आप? जी। जी सर, सबसे ज़्यादा दिक्कत में जीएस में होती है, जी। उसको कैसे तैयार किया जाए। और जब से मेरा छोटा भाई पुलिस में लगा है, हाँ। तो सबसे ज़्यादा मुझे और ज़्यादा अपने ऊपर थोड़ा गिल्टी फील होता है कि हाँ। भाई दोनों साथ शुरू की थी, वो लग गया कि मैं नहीं लग पाया। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि भाई? नहीं सर, वो वाली बात नहीं है सर। अच्छा, कौन सी? जी, कौन सी नहीं है बात? जी सर, कौन सी वाली बात नहीं है? आपने बोला वो वाली बात नहीं है। नहीं सर, वो पढ़ाई को लेकर के सर थोड़ा। अच्छा, नहीं वो वाली तो होगी ही नहीं। शादी हो गई? जी नहीं। अच्छा, नहीं सर, शादी करनी भी नहीं, इतने कहीं कामयाब नहीं हो नहीं जाए। भाई की? नहीं सर। चलो खुशी है, वैसे दोनों की साथ हो जाएगी है? चलो कोई बात नहीं, ये तो वैसे जस्ट मजाक था। आपने क्वेश्चन पूछा, मैं क्वेश्चन और भूल गया, फिर से एक बार पूछे। जीएसवी क्या? सर, जीएस कैसे तैयार की जाए? अच्छा, देखिए जीएस में कुछ ऐसा है कि जो आपका बहुत अच्छा लगता हो पढ़ने में, कुछ ऐसा जीएस में कोई सब्जेक्ट, कुछ ऐसा। सर, पॉलिटी और हिस्ट्री। पॉलिटी और हिस्ट्री। पॉलिटी और हिस्ट्री जी। ये आपको अच्छे लगते हैं? जी। अच्छा, तो आपने कभी नोटिस किया कि आपने पॉलिटी को टाइम दिया है, मैंने दूसरे को टाइम दिया है या नहीं दिया? जी सर। दिया है बराबर कभी? जी सर, बराबर नहीं दे पाया। नहीं दे पाया। वो जिसमें देखिए, जिस विषय में मन नहीं लगेगा उसमें आप टाइम दे ही नहीं पाओगे, ये सीधी सी बात है। अगर आपको मैथ्स में मन नहीं लगता और कोई कहे आपसे कि आप 3 घंटे पढ़ो, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, गारंटी है। सिर्फ टाइम पूरा करो। 3 घंटे पढ़ने का मतलब यह है कि पहले आप 1 घंटे की प्रैक्टिस करो पढ़ने की। जब धीरे धीरे मन लगने लगे तो अब उसको 1.5, 2 और 3 तक करो। जब तक मन नहीं लग रहा, शुरू के दिन ही मैं आज कह के जाऊं 3 घंटे मैथ रोज पढ़ो, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आज पढ़ लोगे जोश में, कल पढ़ लोगे, परसों नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको पहले धीरे धीरे अपने उन पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा जो आपको आते हैं ऑलरेडी। तो मैं जीएस में भी यही सलाह दूंगा कि आप पॉलिटी हिस्ट्री को थोड़ा और मजबूत करिए, और हिस्ट्री की जो चीजें आप ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या साइंस आप वीडियो से करते हैं या बुक से करें? जी सर, वीडियो से भी और बुक से भी। दोनों से किया है? अभी मैंने आपकी बुक परचेज की है जो नहीं आई वो वाली पढ़ने हाँ। के लिए। कौन सी वाली? जीएस की नई बुक आई है आपकी अभी मार्केट में। यूपी पुलिस वाली या येलो बुक? येलो बुक। येलो बुक। अच्छा, तो येलो बुक से आपने पढ़ने की कोशिश की? जी। तो नहीं आ रही ज्योग्राफी समझ में? नहीं सर, अभी स्टार्ट किया हाल फिलहाल में। मैं यही सलाह दूंगा जीएस वाले बच्चों को, वो थ्योरी वाइज ना पढ़े, उसको लाइन वाइज पढ़े। जो भी आपका सब्जेक्ट, जैसे ज्योग्राफी वीक है, साइंस वीक है, तो आप जो 1 लाइनर क्वेश्चंस है ना, पहले उसमें पढ़ना शुरू कर दो। उनको हर कोई पढ़ सकता है, रट सकता है। जैसे ही आपको कोई भी बुक पढ़ रहे हो उसमें क्वेश्चन मिलने शुरू हुए तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा, और वो विश्वास ही आपको दूसरी चीजें पढ़ने में बनाएगा। तो मैं कहूंगा 1 लाइनर बुक है येलो बुक, उसकी ज्योग्राफी आप पढ़ पाओगे बहुत आराम से। जी सर। इसलिए पढ़ पाओगे क्योंकि वो 1 लाइनर है। ऑब्जेक्टिव और 1 लाइनर से शुरू कर दो सब्जेक्ट को जो आपका वीक है। जी सर। पहले उसको पढ़ लो, फिर क्लास देखोगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन कहां से बनते हैं। ओके सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। जी। सबसे पहले तो आप सभी टीचर्स को मेरा नमस्ते। जी नमस्ते सर, मैंने असिस्टेंट ऑपरेटर का फॉर्म फिलअप किया था यूपी पुलिस का। हाँ, तो उसमें मैं मॉक टेस्ट लगाता हूं, तो मेरा एवरेज स्कोर 114 मतलब 114 और 115 के आसपास ही रहता है। 400 में से?
हाँ जी 160 क्वेश्चन में से मतलब क्वेश्चन अच्छा, questions बोल रहे हो आप। तो 114-15 रहता है। हाँ। तो सर मिनिमम मुझे भी कितने और मतलब बढ़ाने चाहिए जिससे मेरा सिलेक्शन हो उसमें? अच्छा, तो देखिए मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आपने 114 क्वेश्चंस किए हैं, तो एक क्वेश्चन वहाँ मान के 160 दे रखे 160 हमने, क्वेश्चन तो से। 2.5 नंबर का है। हाँ जी तो आप करीब करीब 270-80 पहुँच रहे हैं। जी 270 मार्क्स है ना? हाँ जी हाँ जी। तो चूंकि ऑपरेटर का है तो इसमें बहुत सारे बच्चे, इतना नहीं है कि फॉर्म उतने आ जाएंगे जितने एसआई में आए हैं। जी तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना एक सेफेस्ट स्कोर जो मान सकते हो वो 130 क्वेश्चंस को लेकर के श्योर हो सकते हो। जी। तो 130 करने का ट्राई करो, जी क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आता है, और सलाह नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आपका 114 ला रहे हो तो सब सब्जेक्ट ठीक है, कम लेकिन नहीं। सर मैं मतलब देता रहता हूँ, लेकिन वही जब 114 से ज़्यादा कोई मतलब इजी मॉक टेस्ट है तो उसमें 117 118 बस, हाँ। इससे ऊपर ही नहीं हो पाते। इससे ऊपर ऐसे होंगे कि आते हुए सब्जेक्ट वाइज अपने क्वेश्चंस गिनो जी कि जो गलत हो रहे हैं आते हुए। ये जो प्रॉब्लम होती है, मतलब जो असिस्टेंट ऑपरेटर का सिलेबस है उसमें फिजिक्स पढ़ी है मैंने धर्मेंद्र सर से, हाँ। नोट्स बनाए प्रॉपर और अच्छे से उनका रिवीजन भी किया है। ठीक है। लेकिन जो आप मॉक टेस्ट बनाते हो, मतलब जो डॉकेट उस पर आता है हाँ। पे, उसमें केमिस्ट्री के भी है, क्योंकि वो मैंने केमिस्ट्री पढ़नी वो हेड ऑपरेटर के लिए है। हाँ, हाँ। तो उसके उसमें भी क्वेश्चन आते हैं जो मेरे से होते नहीं है। ये भी रीजन है कि हम मिक्स क्वेश्चन दे रहे हैं अभी सभी का। जी, जी। और हो सकता है हम असिस्टेंट ऑपरेटर का देंगे तो आप बेहतर कर पाओगे। और सर एक और की जो AWTP है और ये यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर, इनमें से सबसे मतलब थोड़ा आसानी से कौन सी जॉब मिलेगी अगर कंपैरिजन करें तो हम? यूपी पुलिस वाले। यूपी पुलिस वाले। थैंक यू सर। और सर एक रिक्वेस्ट और है कि जो ऐप पर ना डे मतलब हर संडे को नहीं आ पाता असिस्टेंट ऑपरेटर, जैसे पिछले संडे को गायब हो गया था। हाँ। तो आप कृपया करके कि हर संडे को उसका हाँ, जैसे टेस्ट अभी हो। फॉरेस्ट गार्ड वगैरह हो जाएगा ना तो हम पे 1-2 टेस्ट का वर्डन कम हो जाएगा, फिर हम कर और वो देंगे। कुछ गागर सागर सीरीज चलवाएं आप असिस्टेंट हेड ऑपरेटर के लिए तो बड़ा होगा। अच्छा ठीक है, एग्जाम आते ही हम थोड़ा ट्राई करेंगे जरूर। चलो Thank you, thank you. ठीक है, ओके जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर आपके यहाँ से पढ़ के मैंने सारे कई टेस्ट क्वालिफाई करे हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन सर मेरा जो फाइनल नहीं हो पाता किसी में। जी, तो जैसे आपने टेस्ट का नाम ले पाओगे एक आध का? सर यूपी पुलिस है। अच्छा, तो यूपी पुलिस की फाइनल मेरिट में रहे? नहीं सर, मैं हाइट कम है मेरी। तो अच्छा ठीक है। चलो अभी बढ़िया, जब से इतने ही हो? सर इतने ही हैं? इतने ही है। इतना ही हो? बड़ा ईमानदार बच्चा। अब इसकी सारी बातों पे यकीन करूंगा मैं, बताइए जी। सर मैं जो वर्तमान में MSc कर रहा हूँ फिजिक्स से। बहुत बढ़िया, मैं ताली बजा दो जी। सर मैंने BSc B.Ed करी है। हाँ, तो आपके यहाँ से यूपी टेट दोनों और C-TET भी क्वालिफाई करे मैंने। क्वालिफाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ भी अभी यहाँ भी फाइनल मेरिट का तो कह नहीं सकते क्योंकि अभी फॉर्म ही नहीं आए जब से। जैसे अब प्राइमरी में तो B.Ed BTC चल रहा है, उसमें तो कोई भर्ती आने की जल्दी में उम्मीद भी नहीं है। मुझे सिर्फ वो एग्जाम बताओ जिसमें आपने बोला कि मैं फाइनल में रह जाता हूँ, इन दोनों में तो नहीं जाऊँ। अब बताओ कौन सा है? रिटन क्वालिफाई हो जाते हैं लगभग ऐसे ही। अच्छा, तो ये रिटन क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये तो अभी जैसे हाइट आपकी मिस्टेक नहीं है जी। C-TET यूपी टेट में भर्ती नहीं आई, आपकी मिस्टेक नहीं है क्योंकि आपने वो क्वालिफाई कर दिया जी। तो अभी फाइनल होने का और कहाँ सोच रहे हो जब अभी भर्ती नहीं आई है? तो नहीं सर, जैसे मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है कि जैसे TGT की भर्ती आई अभी, हाँ, तो उसमें कम भर्ती आई, वैकेंसी कम है। हाँ। तो मन में हमेशा यही डर रहता है कि ये क्वालिफाई होगा या तैयारी कर रहे हो? जी। अभी करो। सर लेखपाल का भी पेपर दिया था मैंने, ओके। उसमें भी सर 68 मार्क्स बने उसमें। हाँ, यहाँ मार्क्स कम बने। साथ में क्या कर रहे थे लेखपाल की तैयारी के साथ? सर TGT। हाँ, इसलिए बने। थोड़ा सा मतलब उस एग्जाम को पहले फोकस कर लेना चाहिए जो पहले एग्जाम होना है, इस बात पे तो विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए फाइनल ना होना तब कहते हैं जब फाइनल मेरिट से आप बाहर हो रहे हो बार बार जी। तो वहां मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा किस्मत का भी। एक बच्चे का मैं अभी एग्जाम्पल देता हूँ। परसों या उससे पहले दिन स्टूडियो आया सहारनपुर से। उस बच्चे की दिल्ली पुलिस ड्राइवर में बहुत ही शानदार तैयारी ऐसी कि हमारे मॉक टेस्ट उसका 75 से नीचे जाता ही नहीं है दिल्ली पुलिस ड्राइवर का कोई भी दिन। और जो ड्राइविंग पार्ट है वो 50 मार्क्स का आता है, उसमें उसके 43-44 हमेशा रहते हैं। तो वो बच्चा आया, वो कह रहा है जी मैं यूपी पुलिस में 12 चक्कर थे,
मैं 11 मार कर बैठ गया आराम से, मेरे साथ के मार रहे, मैंने बोले सोची 12 हो गए, क्योंकि वहां पता नहीं लग चलता कितने मार लिए, आपको ही गिनने हैं, चिप में आते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। वहां मार के मैंने सोचे 12 हो गए, तो मैं वहां से आउट हो गया। ऐसे 1-2 एग्जाम्पल उसने और दिए। अब वो ड्राइवर के लिए परेशान होके आया मेरे पास कि 2 तारीख को मैं करेक्शन कराने गया साइबर कैफे। सबके काम की बात है, ध्यान से सुनना, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ये चीज आपके सामने भी आ सकती है, आपके सामने ना आए इस वजह से मैं ये बात बता रहा हूं। 2 तारीख को दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म भरे गए थे डब्ल्यूओ के ड्राइवर के, इसमें करेक्शन होने की डेट थी, पता है किसी को? हाँ, करेक्शन होने की डेट थी, तो वो 2 तारीख को साइबर कैफे में जाता है कि ड्राइवर का जो मेरा लाइसेंस लगा है उसमें बीच में एक डैश रह गया, वो दे दो। डैश लगाने को कुछ उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर था, इसे मॉडिफाई करके एडिट करके कर दो, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी तैयारी है और मैं अगर थोड़ी सी बात पे निकाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। लाइब्रेरी में पढ़ रहा है बुरी तरीके से, इतनी मेहनत की बस पूछो मत। तो जब वो वहां साइबर कैफे पर पहुंचा तो साइबर कैफे वाला मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है या कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो वो बच्चा परेशान हुआ, वो सीधा दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर दिल्ली पहुंच गया। उसका जुनून देखो दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए। वो दिल्ली एसएससी ऑफिस लोधी रोड पहुंच गया हेडक्वार्टर। तो वहां जाके उसने पूछा कि ऐसे ऐसे मेरा मॉडिफाई नहीं हो रहा, आप मेरा मॉडिफाई कराओ। 3 में पहुंचा वो, 2 में जबकि लास्ट डेट निकल चुकी थी और 4 में मेरे पास आया। तो 3 में जाके जब उसने वहां देखा, एसएससी ने उसको निकाल के कि क्या डिटेल है देखो, तो उन्होंने प्रिंट आउट निकाला और उसमें लिखा था उसकी जो फीस का स्टेटस है वो फेल्ड है। अब सोचो बच्चा क्या करेगा। वो कह रहा था जी वहां सुई भी अंदर नहीं जा सकती, वरना मैं बाहर मट्टी का तेल और वो लेके गया था और वहीं छिड़क लेता उनके सामने, माचिस की तिल्ली भी थी, अगर वो मेरी बात नहीं मानते। पर वो बात उन्होंने ये कही और वो फिर सीधा आया कि अंकित भाटी सर इसमें कुछ राय जरूर दे देंगे, कोर्ट लड़ना है, क्या करना है, मैं एक बार चला जाता हूँ। मैंने उसको बोला, मैंने बोला कोर्ट में वहां जाया जाता है जहां एसएससी की कमी हो। अगर आपको कोर्ट में जाना है तो जाओगे साइबर कैफे के खिलाफ, ना कि एसएससी के, ठीक है। तो अब साइबर कैफे वाले से लड़ाई लड़नी है या आपको सिलेक्शन लेना? तो वो कह रहा जी कोई भी तरीका मेरे को बता दो। मन की कोई भी तरीका नहीं है कि इसमें तुम्हारा कुछ हो पाए, इसको भूल जाओ। कह रहा ड्राइवर मेरी जिंदगी है जी। मन की भूल जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी हो भी है तुम्हारे लिए। तो उस बच्चे ने वहां इतना रोना भिगोना, स्टूडियो में ही रोना शुरू कर दिया बुरी तरीके से, क्योंकि उसको विश्वास था कि अभी इन्होंने बोल दिया नहीं होगा तो वास्तव में नहीं होगा। अब तक उसको होप थी, क्योंकि मैं झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। तो मैंने फिर उसको समझाया और मैंने बोला कि भाई तुम्हारी इतनी तैयारी है तो तुम किसी और चीज में तैयारी कर लो। तो जी क्या है, मेरी तो ओवरेज हो गई हर जगह, मैं 32 साल का हो गया हूँ, 32 साल में इसमें ही मुझे मौका मिला था ड्राइवर में। तो मन की भाई यूपी में लेखपाल की वैकेंसी आएंगी 6000 5000 जो भी आ रही है वो अनाउंस हो चुकी है। पैट दो, पैट का फॉर्म है जो हाँ है, मन की इसमें लग जाओ, हो सकता है भगवान आपको अच्छी जगह कराना चाह रहा हो, और ठीक है। तो इस पे तो रुष्ट होने से कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए किस्मत का कभी कभी ऐसा भी होता है। वहां वो 11 चक्कर मार के बैठ गया और यहाँ उसका फीस का स्टेटस उस दिन पता चला, वरना वो तैयारी कर रहा होता जिस दिन वो 2 तारीख को मॉडिफाई कराने गया ना, वहां जाता और ड्राइवर की 21 अक्टूबर तक और टाइम खराब करता, फिर पेट भी उसके हाथ से निकल जाता। तो भगवान ने उसको संकेत तो दे दिया है कम से कम कि भैया तू और तैयारी कर ले। तो कुल मिलाकर के किस्मत को इतना भी मत कोसो कि सब कुछ ही किस्मत है। उस बच्चे की किस्मत सोच के देखो एक बार, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि भाई देखिए आप ये कह रहे हो कि मेरा लास्ट में नहीं हो पाता, लास्ट ये नहीं होता, लास्ट होता है फाइनल मेरिट। अभी आप चांस है आपके पास, जो टीजीटी की आप वैकेंसी कह रहे हो वो आसान नहीं है उन्हें निकालना, मैं मानता हूं बहुत कंपटीशन है, जो बहुत सालों से लगे हुए हैं वो निकालेंगे। अभी आप दूसरी चीज किस पे फोकस कर सकते हो वो आप ही को चुनना है अपने लिए।
तो आप दूसरी साइड फोकस करिए, और वो एग्जाम आ रहा है, अगर डेट है तो उस पर फोकस कर सकते हो, बाई चांस हो सकता है निकल जाए, वरना फिर आप इसमें भी कहोगे कि मेरा फाइनल नहीं हो पाता। तो चूज ऐसा करो, पहले ही चुनाव ऐसा कर लो कि मेरा इसमें होगा ही होगा। तो कई बार हम चुनावों की वजह से, कोई कहे कि जो मेरा आईएएस नहीं हो पाता, नहीं मेरा हो नहीं पाता, मन टेस्ट कौन से दिए जी, आईएएस और पीसीएस, तो कैसे होगा भाई? तुम चुनाव ही ऐसा कर रहे हो, तो पहले चुनाव ऐसा कर लो कि जिनमें जहां निश्चित सफलता हो। ग्रुप डी का फॉर्म है, हाँ तो इसमें होगा, तो लगा फिर देखे हम, भला कैसा ना हो। तो एक बार मेहनत करो दबा के, फिर आगे आपको लगे कि मेरे प्रेस्टीज को ये नुकसान पहुंचा रही है, मैं तो इससे बड़े लेवल का हूं, तो कर लेना तैयारी, बहुत मौके मिलेंगे, 8 घंटे ड्यूटी है ग्रुप डी में हर जगह, तो आप अपनी योग्यता कहीं भी साबित कर सकते हो। ठीक है, चलिए। हाँ जी, जय हिंद गुरु जी। जी जय हिंद। नवीन सर को माइक दिया जाए। हाँ नवीन सर आइए प्लीज। माइक, हाँ कोई बात नहीं। जय हिंद गुरु जी। लव यू टू गुरु जी। लव यू भैया। पटाने के मकसद से तो नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, लव यू टू। बिल्कुल गुरु जी, बस इतना ही। पगलू अच्छा ना भाई, कबूतर बना देंगे। मुझे कुछ गलत चक्कर लग रहा है। ऐसा देखो, सुनो, मैं तुम्हें क्लास में भी बताता हूँ, जो सेम जेंडर है वो ठीक नहीं है। कोई ना गुरु जी, लेकिन लव यू टू बहुत सारा। हेलो, अरे हम भी खड़े हैं यहाँ तो। चलो जाएगा, ठीक है। हेलो, हाँ जी। नमस्ते गुरु जी। जी नमस्ते। गुरु जी मैं पूछना चाह रहा था, ये जो जीडी के, अरे ऐसे हौसला मत तोड़ो ही। ना कोई बात नहीं, बोल। गुरु जी पेपर जो हुआ था जीडी का अभी, ये आपने फाइनल मेरिट की वीडियो नहीं बनाई? अच्छा, हाँ ये बात तो है, फाइनल की नहीं बनाई, बट फाइनल की तब बनाऊंगा क्योंकि अभी इसमें 2 मेरिट बाकी हैं। अच्छा, अगर मैं 2 मेरिट और बना दूं तो ये क्या होगा, मेरिट ही लगाते रहते हो जीडी की, रोज रोज कितनी लगेंगी इसमें। तो रीजन है, हम हर चीज का सोच के चलते हैं, क्योंकि एक तो अब लगेगी फिजिकल के बाद और एक मेडिकल के बाद फाइन। ठीक है, तो मैं उस पर अभी लगाने से बच रहा हूँ। जी गुरु जी नमस्ते। जी नमस्ते। गुरु जी एक दिक्कत है। हाँ, मैथ में मतलब हाँ। आपकी वीडियो जो देखता हूँ मैं, उसमें तो कॉन्फिडेंस आ जाता है जी। फिर बाद में जब मैं प्रैक्टिस लगाता हूँ तो उसमें दिक्कत होती है। तो प्रैक्टिस ज्यादा लगाओ। फिर आपका उसमें वीडियो में कोई भी क्वेश्चन देखता हूँ तो कर लेता हूँ, और फिर हाँ। किताब में करता हूँ तो नहीं हो पाता। ये प्रैक्टिस की कमी है सिर्फ। मैं ये कहूंगा कि अगर आप मैथ्स की इनिशियल स्टेज पे हो जी। तो आप वीडियो में जो क्वेश्चंस देखते हो उस तरह के क्वेश्चंस किताब से ढूंढ कर करो, उनसे अलग पे मत भागो, वरना हौसले डाउन होंगे। फिर उनको कब करोगे जो नहीं होंगे, उनको तब करोगे जब एक बार आप पूरी बुक से वो वाले क्वेश्चंस कर दोगे जो आपको आते हैं। वो टिप्स पर होने चाहिए। पर मेरी वीडियो का हर क्वेश्चन अगर आपके टिप्स पर होगा तो आप निश्चित तौर पर उन क्वेश्चंस को भी कर दोगे जो आपसे नहीं होते या जो छोड़ करके जा रहे हो। सर पूरी क्लास के मतलब टॉपिक करके करें या पूरी एक क्लास के टॉपिक करके करें? देखिए, कभी भी करते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि जैसे क्लास का पूरी खत्म हो गई जी, तो जो भी चैप्टर खत्म हुआ उस चैप्टर को तब बुक से करो। क्लास के एक क्लास के बाद में ना करें सर? हाँ, क्लास के बाद वर्कशीट करो, इसलिए हम वर्कशीट देते हैं। ठीक है, उसके बाद बुक करो जब पूरा चैप्टर हो जाए। चैप्टर के बाद? हाँ, चैप्टर के बाद। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, ओके जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, मैं दीपक भाटी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाई एक बार दीपक भाटी सर को। सर खाकी बैच में इनका मैथ पढ़ के सर मैं मैथ सीख गया, मुझे कतई नहीं आता था, इनकी वजह से पूरा हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत बहुत कैसा लगा दीपक सर, बताओ? बहुत बढ़िया भैया, मेहनत करते रहो। हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
शाबाश, उस दिन और ज्यादा अच्छा लगेगा जिस दिन सेलेक्ट होकर आओगे आप लोग। वाह। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अरे बताओ बताओ बताओ। हाँ मैं ये बता रहा था तुम्हें, दीपक भाटी सर की शादी है 27 नवंबर की, बताया तुम्हें? बारात यहीं बुलंदशहर में ही आएगी। यही आ रही है बारात। नाता मिले ना मिले किसी को नहीं, बस तुम्हें बता दी जाएगी, अपने अगर कोई नाता ना भी दे, जब भी टेंट में जाना अभी तक। सही है। चलो एक शायरी में बोल देता हूँ। हमारी जो मोटिवेशनल स्पीच होते हैं वो सब सुनते हैं। चलिए मैं नाव वाला फिर से बोल देता हूँ आप सबके सामने, सुन रखा होगा सबने। चलिए, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, जब मरना लिया ठान ही, आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या, जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। और जब लोग आपको ताना देते हैं, उस टाइम की भी ये 4 लाइन मैंने शायद YouTube पे नहीं बोली, अब बोल देता हूं। संसार का पीपी गरल, गरल होता है विष, उनके बातों को जो यहां लगती हैं। संसार का पीपी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। तो इस चीज से बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अपने आप को इतना देखिए, अगर आप ये सोच के नहीं पढ़ पाते कि वो मेरे को ताना देगा या मेरा नहीं हुआ, कई बार एग्जाम में जाके ना हम कपकपी जो बनती है, मैं कांपता हूं, मुझे डर लगता है एग्जाम में जाने से पहले, ये सोच के लगती है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, और वो क्या कहेगा ये क्या कहेगा। भाई देखो, सब अपनी लाइफ में बिजी है, और जो वो कहेगा ये कहेगा, उनका हुआ है कहीं, ये बताओ। वो कहने रहने पे छोड़ो उन सब बातों को। तो मैं उसी बात पे ये बोला था कि अपने आप को सरल कर लो, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए एक सेलेक्ट होने वाले छात्र को। अगर फर्क पड़ा तो कहीं ना कहीं एग्जाम में जो आप देने वाले थे ना 100%, वो नहीं दे पाओगे। वो दे इसलिए पाते हो कि आप पे कुछ और चीज दिमाग पे हावी है ही नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इतने सारे बच्चे, सबका थोड़ी होगा, इनमें से एक हाथ निकलेगा, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। तो मेरा हमेशा एक बात होती थी कि यार लोग ये कहते थे कि यार वहां जाकर जब भीड़ देखते हैं ना, फिर लगता है कि मेरा नहीं आएगा, ऐसे लगता है अब नहीं होना। और आप यकीन मानना, मैं ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि मेरे मुख से शायद ही झूठ निकलता है। मेरे को तब तक लगता था कि यार इतने फॉर्म भर गए, इतने सारे लोग बैठेंगे, मेरा होगा नहीं होगा, मैं इस बात पे नहीं सोचता था। और उस भीड़ को देख करके मैं अपने आप को मोटिवेट करता था, ये सोच के जो मैं अभी आपको बता रहा था कि भाई मेरा जब तक लग रहा है एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं जा रहा हूं, पेपर होना है, ये होना है, एग्जामिनेशन सेंटर पे भीड़ देखी, मुझ में उत्साह आया कि यार मेरा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, इतने सारों का इनका भी तो नहीं होगा, यार कुछ ही तो आए, इनमें लगेंगे 2-4, तो मैं क्यों डिमोटिवेट हूं। मैं तो भीड़ के साथ हूं, भीड़ से अलग थोड़ी है, तो क्यों डिमोटिवेट होना। उस भीड़ को देख के मोटिवेट हो गया, वो तुम्हारे लिए आई है, नहीं हुआ तो बाकी में शामिल हो गए, हो गया तो अच्छा है ही, उसमें क्या दिक्कत है। तो उन चीजों से नहीं घबराना है कभी, ठीक है। हाँ जी बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरा फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है। फॉरेस्ट गार्ड का जी। सर मेरा 142 से 148 स्कोर हो जाता है आपके उसमें मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट में 200 क्वेश्चन में से जी 142 क्वेश्चन जी 142 से 148 हो जाते हैं सर। क्वेश्चन मार्क्स बराबर ही है वहाँ तो। जी हाँ, मार्क्स जो 138 से 136 रह जाते हैं। ठीक है, तो सर इसमें चांस है क्या? बहुत अच्छा चांस है। और सर यूपी पुलिस लग गए, ताली बजा दो भाई, भाई लगेगा पक्का, ये फॉरेस्ट गार्ड बनेगा भाई। चलो यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट में सर मेरा
हर बार मतलब 110 112 और क्वेश्चन जी, और 124 तक मैंने पहुंचा दिया स्कोर उसमें सर। मतलब आप यहाँ हमसे तारीफ सुनने आए हो आज? नहीं, मेरा चांस है सर, मैं तैयारी कंटिन्यू करूँ, मतलब सही करूँ। और बहुत बढ़िया कर रहे हो। अब इसमें घाटा ही क्या, ये बताओ। सर यही पूछ रहा मतलब ये कोई 70 वाला क्वेश्चन वाला हो, कोई 80 वाला वो पूछे तो उनसे बात करें। अब तुमसे क्या बात करें, तुम तो लगे हुए हो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। जी सर नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। मैं ये बोला था सर, मैं यानी मेडिकली अनफिट हूँ सर। मैं सर मेरी कहाँ से आए हो? सर संभल से हूँ मैं। संभल से, जी। सर मेरी आई साइड वीक है, मतलब आई साइड वीक है, हाँ। तो सर मैं आने वाले कौन से एग्जाम की तैयारी करूँ, या सर एसएससी सीजन में सर ऐसी कौन सी पोस्ट हैं जिनमें मतलब मेडिकल मतलब। तो आई साइड वाली प्रॉब्लम ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि लेजर होता है, आजकल लेसिक होता है। सर डॉक्टर ने ये बोला सी आपके मतलब ये वो है जन्म से एक आंख में मतलब। अच्छा, तो लेसिक इसमें काम नहीं करेगा मतलब। एक बार लेसिक वाले से भी पूछ लो कहीं जाके, हो सकता है कर जाए। जी डॉक्टर सर। जी गुड आफ्टरनून सर एक डाउट था कि अब मैं CGL की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो जो मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है इस बार जी, तो सर जिससे भी मैं पूछता हूँ, जो बच्चा जो कर चुका है या कर रहा है वो अपना एक अलग ही प्लेटफॉर्म बताता है जी। तो सर फिर कौन सा प्रेफर किया जाए, कौन सा प्लेटफॉर्म से तैयारी की जाए? आपकी फाइनल ईयर है? हाँ सर। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हम यहाँ किसी और प्लेटफॉर्म का नाम ले दें? नहीं सर, मतलब जिससे पूछते हैं सबका अपना एक प्रेफरेंस रहता है कि उसको वो बेस्ट लगता है। आपने पहले कभी तैयारी की है? नहीं सर, स्टार्टिंग से है। अच्छा, अभिनय सर की मैथ्स की वीडियो पढ़िए यूट्यूब पे फ्री। किसकी सर? अभिनय सर, अभिनय मैथ्स। यस सर। पूरा पढ़ डालो, ठीक है। और इंग्लिश के लिए बहुत सारे टीचर्स की फ्री वीडियोस हैं। नहीं इंग्लिश तो सर सही है। सही है, तो मैथ्स के लिए आप वहां जा सकते हो, लेकिन अभिनय सर से मैथ्स पढ़ने के लिए बेसिक मैथ्स थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ये थोड़ा सा रखा सर, बेसिक तो सर से राहुल कर ही रखा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप अभिनय सर को जा सकते हो, बिल्कुल। हाँ जी सर। बताओ। सर नमस्ते। जी नमस्ते सर अंकित सर। अंकित सर, अंकित सर बहुत बढ़िया। सर आपके पढ़ाने का तरीका ना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। अगर पढ़ने का मन ना भी हो ना तो भी आपकी क्लास चलाने का मन करता है। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत शानदार, चलिए शाबाश। सर नमस्ते। जी नमस्ते। सर मेरा प्रश्न है रीजनिंग के बादशाह संदीप सर से। अरे अरे एक मिनट। आज संदीप सर का जन्मदिन भी है। सर ये बात हमें बताती, लेकिन आपने बता दिया। हाँ अच्छा, आपको भी सर पता मैं था? देख लिया था ना। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। और गुड़दिया की खुरचन। हाँ सर हाँ जी हाँ सर, जो आपने विश्वास मैच में वो पढ़ाई थी रीजनिंग, जी। उसमें जो कथन निष्कर्ष थे जी और अवधारणाएं थी जी, वो सर प्रैक्टिस सेट में उससे हार्ड आती हैं जी। मतलब ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट लगता है, हाँ। वो उसमें बहुत हार्ड आती है जो तुमने पढ़ाई थी। और वो उसके अलावा जो पढ़ाया था वो हमने हार्ड पढ़ाया था। नहीं वो तो सब अच्छा है, हाँ। लेकिन जो तुमने अवधारणाएं पढ़ाई थी और कथन निष्कर्ष और जो आकृति थी सर बहुत टफ आती हैं। अब आसान कर देंगे जी। अभी आपका रेलवे का एग्जाम है ना? या सर। हाँ, तो रेलवे के एग्जाम के लिए अभी 10 तारीख को 12 घंटे की क्लास आ रही है लगातार, जी सर। सुबह 8 से रात के 8 तक। जी सर। तो फिर उसमें लगभग इस लेवल का विशेष ध्यान रख के इस कमी को पूरा किया जाएगा, ठीक है? हाँ मैराथन ले लीजिए। बहुत बढ़िया जवाब। शायरी नवीन सर की। नवीन सर को याद करके आया हूँ।
अच्छा, ओहो, संदीप सर एक शायरी, आज जन्मदिन वाले। प्यारे दोस्तों, आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कहीं ना कहीं विशेष खुशी का माहौल भी है। जैसे कि पहले नवीन सर ने बताया, फिर अंकित सर ने बताया कि हमारा अंतिम लक्ष्य यही है कि बस हम जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाएं, हमारे माता पिता के सपने पूरे हो जाएं। तो वैसे भी हमें जिंदगी रोज रोज नहीं मिलती है और आज हम यहाँ आए हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये पढ़ाई, ये एग्जाम, ये सब एक जंग ही तो है और जंग में जीत जरूरी है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि माता न जनेगी रोज तुम्हें, माता न जनेगी रोज तुम्हें, ये दिन भी रोज नहीं होगा। तलवार उठेगी रोज नहीं, ये रण भी रोज नहीं होगा। मिलती न जवानी भिक्षा से, मिलती न जवानी भिक्षा से, तलवार मिली कब मांगे से। प्राणों को त्राण मिला न कभी, यूं पीठ दिखाकर भागे से। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती। मरने को दुनिया मरती है पर रण की मौत नहीं मिलती, रण की मौत नहीं मिलती। बहुत बढ़िया, शाबाश। और फिर मैं लास्ट में आप सभी से यही कहना चाहूंगा, भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया, भुलाकर अपने सपनों को जिया तो क्या जिया। अगर है दम तो उन्हें पूरा करके दिखा और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी और बोल उस किस्मत को, अब दम है तो मिटा के दिखा, मिटा के दिखा। सभा बांध दिया सर ने, नहीं दो ही याद थी। ठीक है, हाँ ममता सर आए, आ जाओ मेरे वीरा, आ जाओ आ जाओ। अरे यहाँ आओ, कैसे लगा रहे हो? बताओ। नमस्कार सभी टीचर्स को। और सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं अभी पैट का एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ जी। और पैट के एग्जाम के बाद मतलब एक ओवर एज बच्चे के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? बीएड किया है? नहीं, मैंने बीएड का मेरा एंट्रेंस रह गया था, मैंने नहीं किया। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट हो। यूपीएसआई फाइनल सिलेक्शन रह गया था, मेरे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मेरे कम थे, मेरे 110 क्वेश्चन थे, मेरा सब कुछ हो गया था, मतलब फाइनल नहीं रहा था। मतलब अभी जो दिया था। मैं इसका जवाब दे लूं फिर आपसे यहीं खड़े हो। मतलब मेरे लिए, मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बच्चा भी है, मतलब मैं इतनी टाइम नहीं दे पाती हूँ। मैंने यूपीएसआई के लिए भी इतना टाइम नहीं दे पाई, मैंने स्टडी मेरे बीच में गैप रह गया था। मैं शादी से पहले तैयारी करती थी और उसके बाद मैंने दोबारा स्टार्ट किया है और तो मैं उतना मतलब जितना और बच्चे दे पाए शायद मैं इतना टाइम नहीं दे पाई थी। तो मैरिड होने के बाद, बच्चा होने के बाद आप यूपीएसआई में यहाँ पहुँचे और तैयारी की अभी और सोच रहे हो, तो आपके लिए ताली। बहुत बढ़िया। तो देखिए, एक तो पीजीटी के एग्जाम्स आते हैं, पीजीटी टीचिंग में, उनको आप बिना बीएड के दे सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद, वो आप दे सकते हो 40 की एज तक भी। इसके बाद आपका पैट है ही एग्जाम, पैट के थ्रू वैकेंसीज आएंगी अगले साल में बहुत ज़्यादा, 22,000 वैकेंसीज हैं, ये खाली नहीं जानी चाहिए। सर यूपीएसआई की एज क्या है, मतलब कि जैसे अभी इनकेस फिर निकले? हाँ, फिर तो आपकी ओबीसी है, जनरल है, ओबीसी है तो आप 33 तक एग्जाम दे 33 सर। हाँ, तो अभी तो है सर, ठीक है 30 को है। 30, हाँ, फिर तो आप इतना, 1 जनवरी में वैकेंसी आएंगी यूपीएसआई की, वो 800 से लेकर के 3000 कितनी भी हो सकती है। सब पैट के थ्रू कौन कौन से दे सकते हैं, जैसे कि लेखपाल हुआ और बाकी बहुत सारे, जो यूपी में जहां भी आप जाते हो किसी सरकारी दफ्तर में आज तक, वो सब पैट के थ्रू ही होंगे। जैसे स्कूल में क्लर्क भी आता है, आपने देखा होगा सरकारी, वो भी इसी के थ्रू आएगा। ठीक है, और जहां भी अथॉरिटी या कचहरी, जहां भी सरकारी आदमी बैठा होगा वो इसी के थ्रू होता है। ठीक है, तो पैट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। आगे फॉरेस्ट गार्ड हो या कुछ भी हो, वो सब इसी के थ्रू आएगा। ठीक है, मतलब 22,000 वैकेंसी फोकस करो, ये मत सोचो कहाँ आएंगी। आप पैट पे 80 नंबर पे फोकस करो, सबसे बड़ी बात वो है। ठीक है, चल जी जी। हाँ जी, कोई शायरी आ रही है ध्यान?
और ध्यान करनी पड़ती है मास्टरों के। हाँ सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हाँ मैं भी इतना प्यार देने के लिए। तो 2 लाइन मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि जब भी कभी परेशान हो आप लोग तो अपने चलते कदमों को देख लीजिए बस, कि कभी परेशान होता हूँ तो चलते कदमों को देख लेता हूँ, कभी परेशान होता हूँ तो चलते कदमों को देख लेता हूँ, आगे वाला पीछे और पीछे वाला भी आगे आता है। बहुत शानदार शानदार शानदार, बहुत बड़ी बात कह दी सर ने। देखिए आज संदीप सर का जन्मदिन है, अभी मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ। संदीप सर का जन्मदिन है तो आपने बोला केक कटवाओ, तो सर की केक की कोई तैयारी नहीं है, पर अब हमारी तरफ से आपको कुछ तो बनता है, तो हम लड्डू बंटवा रहे हैं। तो अब आपके लिए लड्डू का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब सेशन जो है समाप्ति की ओर है। कुछ क्वेश्चंस लेके समाप्त करेंगे। जी बोलो। अभी अभी बस मैं आपके क्वेश्चन, हाँ मैं आ रहा हूँ आपके पास। बच्चे तो यहाँ से जाने नहीं देंगे लग रहा है आज हमें। जी सर नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। सर मैंने ना लास्ट टाइम एग्जाम दिया था SSC GD का। जी। तो सर जो आपका प्रैक्टिस सेट था उसमें तो टाइम सही आता था करने हाँ। में। तो सर वहाँ पे एग्जाम में जाके मेरे मैथ के आते हुए क्वेश्चन छोटे थे। हाँ ये एक देखिए जीता जागता एग्जाम्पल है, जो बच्चे कह रहे हैं कि आप मॉक टेस्ट मुश्किल बनाते हो। नहीं सर मॉक टेस्ट ऐप पे नहीं दिए थे, जो आपकी बुक आई थी ना। अच्छा बुक से, उससे दिया था। तो इसलिए फर्क पड़ा, क्योंकि आपने वहाँ ऑनलाइन एग्जाम दिया, आप घर बैठ के ऑफलाइन कर रहे थे। हाँ सर वहाँ जाके मैथ के तो आपको ऑनलाइन अगर एग्जाम है तो आप प्रैक्टिस सिर्फ ऑनलाइन की करिए। ठीक है सर। टाइम में प्रॉब्लम होती है बहुत, टाइम मतलब हो नहीं पाता। टाइम देखिए, टाइम का ये है कि आपको मैथ्स की और रीजनिंग की प्रैक्टिस कम है, इनके प्रैक्टिस सेट सेपरेट करिए। मैथ्स के अलग लगाइए 25 क्वेश्चन के, रीजनिंग के अलग, टाइम लगा के 40-40 मिनट, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए जी। हाँ गर्ल्स में और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अभी आ रहे हैं अभी। सर नमस्ते। जी नमस्ते। मुझे राहुल सर से बात करनी है। राहुल सर आ जाइए। वाह बहुत बढ़िया। जी सर नमस्ते। सर मेरे पे रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती थी, जब से मैंने आपकी प्रैक्टिस सेट लगाए हैं जब से इतनी रीजनिंग आने लगी मुझ पे बहुत ज्यादा। यूपी पुलिस वाले। यस सर। सर मैं शनिवार में भी लगाती हूँ जो 50 क्वेश्चन आपको। ठीक है बहुत बहुत बढ़िया। राहुल सर की और नवीन सर की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। सर ऐसा सुनो, शांत हो जाओ। सर नमस्ते। सुन लो बात सुन लो। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मेरे को बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती थी, GS वगैरह जब से आपने प्रैक्टिस सेट और हिंदी, मेरे पे इतनी हिंदी और प्रैक्टिस मतलब बहुत। अच्छा एक बात बताओ। जी सर। वो तो ठीक है सब कुछ, मैं सब मजाक कर सकता हूँ थोड़ा बहुत? नहीं जी सर। अच्छा जब सर मेरे को अच्छा लगता है मजाक करना। अच्छा जब तुम लाइब्रेरी की जान ही है, लाइब्रेरी में हम सर पता है आपके बारे में, राहुल सर के बारे में इतनी बात करती हूँ मैं सबसे बहुत ज्यादा। सुनो एक बात बताओ मुझे, जैसे जब तुमने बोलना सीखा यस सर। तो तुम स्पेनिश में बात करती थी जब? फ्रेंच, रसियन, कुछ भी? तब तुम ये क्यों कह रही हो मुझे बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती थी? सर मेरे को मतलब इतनी नहीं आती थी, जब से मैंने आपसे हिंदी सीख लिया ना। मजाक कर रहा था मैं, मतलब थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं। देखो सुनो, देखो संदीप सर हमारे वीर रस के कवि हैं, और तुम्हें पता ही मैं प्रेम का कवि हूँ। तो जो तुम पीछे पूछ रहे हो ना बहुत देर से कि नाम लेके ये कौन है ये कौन है, सुनो तो सही यार। तो कभी कभी इश्क में अल्फाजों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी इश्क में अल्फाजों की जरूरत नहीं होती। मुझे अच्छा लगता है तेरी यादों को पन्नों पर उकेरना, इतना ही होगा।
शाबाश है, हाथ हटाओ आंखों से, तुम पूरा करो। बहुत बढ़िया, बहुत ग्रीटिंग्स लिखे हैं आपने, लग रहा है। सर नमस्ते। सर नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ सर, हाँ बोल रहे। हाँ क्वेश्चन जी, दीपक सर से है। दीपक सर आइए प्लीज। सर नमस्ते। सर आपकी वजह से मैं मैथ सीखी, मेरे से बिल्कुल मैथ नहीं आता था। मैंने सुपर डेट का मैथ पढ़ा था आपसे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नहीं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सर आपकी वजह से मैं मैथ सीख गई, मेरे पे पहले बिल्कुल मैथ नहीं आता था। थैंक यू, थैंक यू। सर मैं अंकित सर की बहुत बड़ी फैन हूँ सर। अंकित सर, वाह। अंकित सर यार तुम अपना नाम समझ रहे हो, इनका नाम लेते हुए क्या? सर नमस्ते। नमस्ते गुड़िया। सर एक बार कबूतर उड़ा दिए। उड़ जा कबूतर, उड़ जा। भाई संदीप सर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप लोगों में से एक लड़का है शिवम शर्मा, उसको पता चली संदीप सर का जन्मदिन है, वो अभी गिफ्ट लेकर के संदीप सर को सम्मानित करेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, ये शाबाश। मतलब बच्चों का प्यार देखिए, अचानक प्रोग्राम बना बर्थडे का तो इन्होंने मना दिया तुरंत के तुरंत स्टेज पे। बहुत बढ़िया। अच्छा कहाँ है भाई? हाँ अनुराग शर्मा। हाँ भाई का नाम है, कहाँ से आप? अच्छा बुलंदशहर सिटी से ही है अनुराग शर्मा, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई। तो नमस्ते। अभी अभी एक मिनट, क्या बोल रहे थे भाई? लाइब्रेरी से और भी कोई भाई आए हैं? जो भाई आए हैं जो लाइब्रेरी चला रहे हो तो प्लीज, जो लाइब्रेरी चला रहे हो उनको हमें सम्मानित करना है और आपके लिए कुछ बुक्स उनको देनी है ताकि आप उन्हें पढ़ सकें। हैं? हाँ हेलो गुरु जी नमस्कार। जो लाइब्रेरी से ऑनर है प्लीज आ जाइए क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज सामने स्टेज पे आ जाइए आप लोग प्लीज। बहुत बढ़िया। हेलो गुरु जी नमस्ते। जी नमस्ते, कहाँ हो? अच्छा वहाँ जी। सर सभी सबको मेरा नमस्ते जी। गुरु जी आ जाओ, आप आगे आ जाओ। गुरुजी मैंने 2019 से 21 में बीएड करी थी जी, और मैं आपके सबसे पहले बैच का छात्र हूँ जिसमें आपने बीएड के लिए फ्री में सीटेट और यूपीटेट का सब करवाया था। अच्छा जी। तो सर वो पहले ही अटेम्प्ट में मैंने मतलब 112-115 नंबर से सारे क्वालिफाई कर दिए। बहुत बढ़िया। तो मतलब मैं उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहता था क्योंकि हमारी पूरी फैकल्टी ने इतने अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया ना जी, कि हमें किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना ही नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और गुरुजी मतलब पढ़ाने का तरीका हमारे सभी टीचर्स का इतना अच्छा है कि वो मतलब घर वाला माहौल जो हमें और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता। उसके साथ साथ सर जितने भी क्वेश्चन और क्वेरी होते हैं ना उन्हें पूछने में हमें कभी हिचक नहीं लगती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए। और सर सभी टीचर्स ने मतलब अलग इंडिविजुअली, जैसे कि वो गार्गी मैम थी, गार्गी मैम ने हमें उसमें सीडीपी बहुत अच्छे से पढ़ाया जी, जी, जी। और सर उसके साथ साथ वर्षा मैम ने जो संस्कृत पढ़ाई, संस्कृत से डरते थे सभी। हाँ हाँ। उनका संस्कृत पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि सर क्लास में सब चीजें उन्होंने याद करवाई। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और सर आपकी वीडियो तो मैं ही नहीं, मेरे घर में भी सभी मम्मी वगैरह सब देख लेते कि इनका माहौल कितना अच्छा है। मतलब जी, ये बहुत बच्चे कहते हैं मुझसे, बहुत बच्चे कहते हैं कि हमारे घर वाले भी देखते हैं जी। गुरुजी हमारे तो मतलब सबका आने का मन ही था कि चाहे वहाँ पे आए। चलो कभी आपके सीटेट और यूपीटेट की तैयारी के चक्कर में जो है ना सर सुपर टेट में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि इस बार अगर सुपर टेट होता तो हम मिला देते। अच्छा, आपके मम्मी पापा आना चाहते थे, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, आप टीचर बनिए, यूपी में वैकेंसी आएंगे जुलाई में।
ठीक है, अगले साल जुलाई। तो उसमें अपने मम्मी पापा को साथ लेके आइए, नौकरी लगकर हम जरूर सम्मानित तो करेंगे। गुरुजी ये फंस गए ना, मैंने बीएड करी थी और सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहा था, अब सुपर टेट दे नहीं पाऊंगा, अब मैं टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, बहुत बढ़िया, वहां से फॉलो होइए, आइए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी जरूर। हाँ भाई एक मिनट, एक सेकंड बस, मैं अभी क्वेश्चन लेता हूँ। अभी भाइयों का जो लाइब्रेरी चला रहे हैं उनको बुलवाया है, थोड़ा भाई खड़े हो जाइए सभी टीचर्स, है ना। तो ये भाई क्या नाम है आपकी लाइब्रेरी? आरडी लाइब्रेरी से राहुल भाई हैं। तो पहली बात तो लाइब्रेरी संचालक का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो बच्चों को सुविधाएं प्रदान करा रहे हैं, और सुविधा देने के लिए अगर आपसे थोड़ा मोड़ा शुल्क ले रहे हैं तो उसमें कभी कोई बुराई नहीं होती। ठीक है, तो बहुत अच्छा माहौल दे रहे होंगे जो बच्चे इनकी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। माहौल कैसा मिलता है? बहुत बढ़िया। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माहौल को बनाए रखें, और बच्चे सेलेक्ट होंगे तो आपका नाम रोशन उसमें भी होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जी आपका राहुल नाम है, आप कौन सी लाइब्रेरी? आरडी। अच्छा, दोनों भाई हैं आरडी लाइब्रेरी से। जी चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू इनका कि ये बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं उस तरह की। जी आप अवंतिका लाइब्रेरी से आए हैं भाई भी। तो ये क्या नाम है? नवनीत शर्मा, मोनू शर्मा नाम है भाई का। तो इनको भी हम अपनी तरफ से सम्मानित करना चाहेंगे। भाई फूल माला लाओ, उनको भाइयों को तो पहना ही नहीं यार। राहुल भाई दोनों आ जाओ, एक बार हमें सम्मानित करना है आपको भी। तो फूल माला भाई लेके आओ, अपनी लाए हो या इनकी लेनी पड़ेगी? हाँ चलो आ जाओ आ जाओ। पहले तो मोनू शर्मा भाई ऐसे ही बच्चों का साथ देते रहिए। बहुत बहुत थैंक यू आने के लिए। और राहुल भाई उम्मीद करूंगा कि आप जिस तरह से माहौल बना के रखे हो ऐसा ही बना के रखो। हम कुछ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करके जाएंगे दो बच्चों को लिए आपसे, और कोई भी मैं भी बताता हूँ। हाँ एक टी शर्ट है, आप प्लीज़ ये जरूर लीजिएगा, साइज़ के हिसाब से दे रहे हो ना। हाँ इनको एक टी शर्ट। बस बस जस्ट आपके पास ही आ रहे हैं। हाँ चलो चलो। थैंक यू जी। टी शर्ट कहाँ पे? यहाँ। हाँ ठीक है, अभी आपको पहुँचवा रहे हैं। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ते हैं, हम लाइब्रेरी जो ऑनर जो यहाँ आए हैं उनको हम अपनी कुछ बुक्स, उनको टी शर्ट और हमारी तरफ से स्वागत किया गया है। और आप लोग इनसे हम ये कह के जाएंगे कि जो भी बच्चा, आपको तो पता ही है कि जो बच्चा बहुत गरीब परिवार से है और आपको लगता है कि ये वास्तव में गरीब है, तो आप हमारे मैनेजर साहब का नंबर ले लीजिएगा, हम उसका कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। ठीक है, अपनी तरफ से। चलिए ठीक है, आप हमारे टच में रहिएगा प्लीज, हैं जी। थैंक यू। कौन से? अच्छा, एक मन्नू लाइब्रेरी से भी आने वाले थे, पर उनके घर पे किसी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, वो भी नहीं आ पाए हैं। तो वहां भी कोई बच्चा पढ़ता है तो वहां भी हम आपको ये सुविधा देंगे जी। अच्छा मन्नू लाइब्रेरी, हाँ वो कौन सी? हाँ मन्नू लाइब्रेरी से वो आ नहीं पाए, कोई बात नहीं, वो सुविधा आपको वहां भी मिलेगी जो भी हम यहाँ देंगे। ठीक है, तो मन्नू लाइब्रेरी से बुक्स इनको दे देना, बच्चे पहुंचा देंगे वहां। पहुंचा दोगे? जी जी चलिए। हाँ आप सरकारी लाइब्रेरी में जाते हो तो हम आपको बुक्स दे देंगे, आप वहां पहुंचाइए जरूर। ठीक है, सरकारी लाइब्रेरी से है भाई। गांव में लाइब्रेरी है? अच्छा, पंचायत घर वाली, तो उसमें तो कभी अलग से ही आएंगे हम, पंचायत वाली में वहां जो अलग से देंगे। है आप पढ़ते हो उसमें? तो जब चल जाएगी जब बुलाइएगा जी। ठीक है, हाँ अभी कोई क्वेश्चन? जी आपका सर। भाई क्वेश्चन सेशन थोड़ा सा जल्दी खत्म कर दो ताकि बच्चों को थोड़ा कुछ बच्चे कम ही टाइम लेके आते हैं और आपका टाइम हमसे बहुत ज्यादा कीमती है।
तो आप को जल्दी हम सेशन को समाप्ति की ओर करने वाले हैं जी। और हर पेपर में नियर अबाउट कट ऑफ ही रह जाता हूँ, जैसे यूपीएसआई में भी सिर्फ 1.5 साल में लेखपाल के एग्जाम का मौका मिला। नहीं, 1.5 साल टॉप ग्रेड आपका जो लगता है उसका रीजन क्या होता है कि ये अभी लगेगा? उससे पहले पढ़ने का इतना मन ही नहीं करता जितना 15 दिन में करता है। और बार बार असफलता मिलने के बाद भी नहीं करता? जी सर, बार बार आपको असफलता मिलती जा रही है उसके बाद भी नहीं करता? सर पता नहीं, 15 दिन पहले ही जो जुनून आता वो उससे पहले नहीं आ पाता। 15 दिन के लिए जुनून जो है ना भाई, ये फिर वो सिलेक्शन वाला जुनून नहीं है। किसी ऐसी चीज को या तो कुछ ऐसा कोई चैनल या कुछ ऐसा फॉलो कर लो जिससे आप मोटिवेट हो सको और सुबह वो लाइन सुनो, और या कोई गाना सुनो जो भी आपका ऐसा लगता हो कि ये बहुत मेरे को अच्छा लगता है, या इससे मेरे खून में जो है नसों में खून दौड़ जाता है, बहुत तगड़े वाला जुनून दौड़ जाता है, वो आप रोज सुबह एक आदत बना लो सुनने की। आप गिने चुने एग्जाम ही अब सामने पेट का और रोज डेली लाइफ में रूटीन में ले आओ उसको, तो आपको जो जुनून है ना वो पहचानो कि मुझे आता किससे है। वो आप बहुत सारे लोग ऐसा मैंने करते देखे हैं और बहुत ज़्यादा उनको फायदा भी मिला है। या तो कोई शायरी या कोई गाना जो आपको अच्छे से मोटिवेट कर सके कि ये बहुत शानदार लग रहा है। ठीक है, एक दीपक सर की टोन भी थी अभी कुछ दिन पहले, अभी भी पता नहीं होगी या नहीं, वो भी एक गाना है। तो कुल मिलाकर अगर वैसा भी है तो जो इनके फोन भी करता वो भी मोटिवेट हो जाता था। तो कुल मिलाकर ऐसे कुछ सॉन्ग्स अपना रखो तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। ठीक है सर, ठीक है जी। जय हिंद सर। जी सर, मैं कृष्णकांत बुलेसर आप आरडब्ल्यू टीम का पूरा स्वागत करना चाहता हूँ जी। और सर मैं स्वागत कर दिया आपने, बोले थैंक यू वेरी मच जी। और सर मैं सबसे ज्यादा फैन नवीन सर का हूँ। नवीन सर के बहुत बड़े फैन हो, बहुत बढ़िया सर, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट नवीन सर पढ़ाते हैं हमें, हाँ। बहुत ही ज्यादा एक सर मतलब डीपली और एनालाइज करके ही पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। और मैंने खाकी बैच में हिंदी है और आपकी जीएस पढ़ी है, कंप्यूटर भी पढ़ा है, सब कुछ ठीक है। ड्राइवर वाला फीस वाला जी मेरे साथ हो गई, मैंने बैच भी लिया था, पढ़ाई भी कर रहा था, 20 दिन के करीब पढ़ाई भी की, पर लेकिन मैं उससे हताश नहीं हुआ। मैंने अगली स्टार्ट कर दी तैयारी, पेट है, यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, मेरे पास टीचिंग का भी ऑप्शन है, मैं आगे बढ़ता चला जाऊँ। मैं ये नहीं सोच रहा कि एडब्ल्यूटीओ पे मैं नहीं होगा तो वहीं पे बैठ। बहुत बढ़िया, बाकी बच्चों को इससे सीख लेनी चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। एक बात और कहना चाहूंगा सर, पढ़ाई के मतलब ये सोचना ही नहीं चाहिए आपको ना असफलता क्यों हुई, क्या हुई, मैं टूट जाऊंगा, आपको अगले एग्जाम पे फोकस कर देना चाहिए। जब बच्चे टूट रहे होंगे ना, एग्जाम में नहीं हुआ, उस टाइम पे अगर आप अपने अगले एग्जाम को फोकस कर रहे होगे तो निश्चित तौर पे आप उनसे बहुत आगे हो जाओगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। सर खाकी बैच में नवीन सर ने बहुत कुछ पढ़ा दिया, अगर आप वहां से कुछ ले आगे बहुत काम आ जाएगा। ये चलो शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, समाप्त करें भाई। अब 20 मिनट अगले जो है फोटो सेशन के लिए रहेंगे। जिस भाई को भी फोटो, एक क्वेश्चन तो फोटो खिंचवाने आओगे ना, पूछ लेना है। माइक से पूछना चाहते हो, वीडियो में आना चाहते हो? जी बोलो। अरे नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस दिल पे मत ले करो। हाँ, आदरणीय गुरु जी को मेरा प्रणाम एवं मेरे प्यारे गुरुजनों को मेरे प्रणाम। मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं एमए बीएड हूँ और मैं वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहा हूँ जी। और जी मैंने जो शुरू में जो स्टार्ट हुआ यूट्यूब पे जो क्लासें करवाई थी संजीव इंसान सर ने, मैंने वो भी करी है प्रॉपरली, और मैं ऐप से भी पढ़ रहा हूँ जी। और वर्तमान समय में शाम को 7 बजे क्लास चलती है, मैं उससे भी पढ़ रहा हूँ। फिर भी मेरा 50 में से 30, 40 में से 30 ऐसा स्कोर आ रहा। कभी मेरा रीजनिंग में 20 में से 15, 11 इतना भी आ रहा। नहीं मैं ये कहूँगा मेरा पढ़ाई में मन ना लग रहा। वैसे मैं ये कहूँगा कि मुझसे ही गलती हो रही है जो मेरा मन नहीं लग रहा, नहीं मैं कोई बहाना बना रहा, ना कोई एक्सक्यूज कर रहा। बस यही गुरुजी यही कहना चाहूँगा कि बस एक निर्भर नजर रखें हम पे भी। जी बिल्कुल, आप लोगों पे नजर है और निश्चित तौर पे आप सेलेक्ट होगे। बहुत अच्छी सोच रख रहे हो आप, बहुत अच्छी सोच है आपकी, आप निश्चित रूप से सेलेक्ट होगे। बस मेहनत करते रहिए जैसे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हो जी। गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा नाम नितिन शर्मा जी, मैं शिकारपुर से रहने वाला हूँ जी, और मैंने खाकी बैच ले रखा है। हाँ। वाकई में ही एक पढ़ाई में एक जोश, एक जुनून लगता है सर देख के आपसे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सर एक जोश जुनून को सिलेक्शन में बदलना है बस। जी सर, एक सर आपके लिए छोटी सी शायरी है जी। बाड़ी शीतल चंद्रमा, बाड़ी शीतल चंद्रमा, मुखमंडल सूर्य समान है, गुरु चरण त्रिलोक है, गुरु अमृत की खान है, मुझ पर मेरे गुरुओं का प्यार और उनका आशीर्वाद भी उधार रहने दो।
बड़ा हसीन है ये कर्ज, मुझे कर्जदार रहे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। गुरुजी आप चारों तरफ इर्द गिर्द जो वातावरण रहता है स्टूडेंट के लाइफ में, वो आपको समझते भी हो, जानते भी हो, और आप इस कंडीशन से गुजरे भी हो जी। वो मोहब्बत भी थी तुम्हारी थी, वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी, नफरत भी तुम्हारी थी। हम अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगते? वो शहर भी तुम्हारा था और वो अदालत भी तुम्हारी थी। अरे वाह, क्या बात है। अरे सुनो, ये जो भाई है ना इसमें साफे में, ये कह रहा मैंने 5 लड्डू खा लिए, कोई दिक्कत नहीं, खा लिए कोई बात नहीं। चलो चलो, अरे टीचर से मुलाकात हो गई, अब क्या लड्डू की जरूरत रहेगी। चलो चलो ठीक, हमारी आपसे मुलाकात होगी, मैंने भी नहीं खाया एक भी, तुम्हारे सामने भाषण दे रहा हूँ जब से। अब नहीं गुस्सा भाई, तुम रात कर दोगे यार, हम अपने घर में जाओ। भाई नहीं, आप क्वेश्चन मत करो, क्योंकि बच्चे को दिक्कत होने लगती है सभी को। आपको लग रही है किसी को नहीं हो रही, पर हम पहचान रहे हैं। SSCGD की 25 अगस्त को आपके पास हो, ठीक है। अरे वाह, क्या अंदाज है, ठीक है बोला। चलो हाँ ठीक है, ऐसे ही बोल दो, जिसका एक बात बोलनी है हम जो ही सुन लेंगे। रीट का मेंस नहीं बता सकते, राजस्थान सरकार है, अपनी सरकार की नहीं पता जी। वो भाई अब मार्च, उसमें फरवरी मार्च में फॉर्म हो गया जी। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बड़े, हम भी झिक गए, आपका प्यार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ आज सेशन। बहुत बहुत जैसी उम्मीद थी वैसा सेशन हुआ, बारिश के बावजूद भी, है ना। चलिए हाँ, सभी गुरुओं का हमारे बुलंदशहर जिले में स्वागत है। सर मैं आपके लिए एक गाना अच्छा, एक गाना पेश करना चाहते हैं भाई। और मैं एक बार अब से 1.5-2 साल पहले जंगीराबाद गया था, वहाँ रागनी से स्वागत हुआ था, हमारे ऊपर ही बना रखी थी। हाँ तो मैं कह रहा था बुलंदशहर आए हैं और किसी ने रागनी ना गाना कुछ भी नहीं गाया। चलो ये हो गया पूरी यहाँ पर, बहुत बढ़िया। करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए, सात दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बहुत शानदार। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु हो, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं इस वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं इस वर से, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को हो, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर
तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलिवान बना दे, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देवी कमली और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी हो, हे महादानी हे महाज्ञानी, मैं रहूं सुबह और शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बहुत बढ़िया, बहुत सुरीली आवाज में भाई ने गाया, बहुत शानदार। और आपने जो समा बांधा है ना, वो उससे भी शानदार, कमाल कर दिया आप लोगों ने। ऐसा लगता है कि सबके मन की बात भाई ने गा दी है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो अभी पहले लड़कियों के साथ एक सेल्फी और फिर सब आपके साथ, क्योंकि लेडीज फर्स्ट होती है हिंदुस्तान में। चलिए ठीक है भैया, एक बार जल्दी से।